अपलोड नहीं किया, अरे लिखने की कहाँ जरूरत है, मोबाइल उठाओ और फटाफट करो उसको ज्वाइन। इसमें भी कॉपी में लिख रहे हैं, घर जाके ज्वाइन करेंगे। हाँ ऑफिशियल, दूसरे किसी भी प्रकार के कोई चैनल पे नहीं जाना है। फ्रॉड भी बना रखे हैं, इसमें किसी तरह के भ्रामित विज्ञापन आए उनको स्वीकार नहीं करना है। स्प्रिंग बोर्ड का उस विज्ञापन से कोई लेना देना नहीं है। कोई सोचे कि पैसे डबल हो जाएं, ट्रिपल हो जाएं, ये हो जाए, ये टेलीग्राम के ये चीजें पता नहीं अनवांटेड चीजें चालू कर रखी हैं, तो आपने सिर्फ अपने पढ़ाई से रिलेटेड चीज है उससे मतलब है, उसके अलावा और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। कोई स्टूडेंट कहे कि ये ग्रुप बना रहे हैं अपन, इसमें डिस्कस करेंगे, नहीं ज्वाइन करना। वो कल को आपके आपकी पर्सनल चीजें उस पे जाएं, ग्रुप में जाएं और किसी बंदे के पास जाएं, गलत है ना, अपने क्यों क्यों देने अपने, और क्यों ग्रुप ज्वाइन करना अपने। जो काम का है वो आपको बता दिया। हाँ इसी में। ये आर एस फाउंडेशन पीसीएम वन और जो प्री के लिए दोनों साथ ही बैठेंगे। प्री वाला कितने जने हैं प्री की तैयारी के लिए आए? हाँ साथ ही बैठना है, सिलेबस तो वही है। आर एस फाउंडेशन में भी तो राजस्थान हिस्ट्री आएगी या नहीं आएगी? ठीक है बैठो, मैं फटाफट एक बार सर को भेजता हूँ क्लास में। अभी एक बार नीचे थोड़े स्टूडेंट खड़े हैं, भीड़ लग रही है, एक बार मैं करके आया अभी। हाँ कल से इसी रूम में क्लास रहेगी आपकी, ठीक है। हाँ ये ध्यान रख लेना।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज पहला दिन है तो आप लोगों का। तुम इधर क्या कर रही हो? क्यों? पहले आती थी न तुम उसमें, श्याम वाले में। हाँ तो उसी में बैठो न, तो फिर चेंज क्यों करती रहती हो बार बार? और रखी है अभी तक भी? तुम्हें नहीं लगी आज पहली बार आए हो तब तो ठंड नहीं लगी होगी? पहली बार का तो जोश होता ही होगा। चलो, ऐसे कितने लोग हैं जिनको आरएस का सिलेबस पता है? सुना राजस्थान जी के क्या क्या टॉपिक है? फिर क्या पता है? फिर तुम बोलोगे ज्योग्राफी आती है उसमें, हिस्ट्री भी आती है और पॉलिटी पॉलिटी भी आती है सर। इसको थोड़ी कहते हैं याद करना। है 1857 की क्रांति? बता मेरे को कहां लिखी हुई है? कहां सिलेबस में 1857 की क्रांति लिखी? हाँ तो फिर बता, तो कहां कहां क्या क्या है? कितने और बाकी किस किस ने हाथ खड़ा किया था? एक बार वापस हाथ खड़ा करना। हाँ, बाकी ने हाथ ही नहीं खड़ा किया कि सॉरी नहीं, हमें और कुछ सुनाई दे गया था। चलो आप बताओ, देखे याद है सिलेबस? मतलब सिलेबस देखा था, याद नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, जिन जिन के सिलेबस याद नहीं होते उनके सिलेक्शन नहीं होते, इसलिए सिलेबस याद करना बेहद जरूरी है। प्रत्येक बच्चे को सिलेबस पता होना चाहिए। हम जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं उस एग्जाम में आता क्या है, यदि नहीं यही नहीं पता तो फिर तैयारी करने का क्या मतलब है? इसलिए आप जो भी सब्जेक्ट शुरू करें उस सब्जेक्ट के पहले पन्ने में उस सब्जेक्ट का प्री और मेंस का दोनों का सिलेबस लिखा जाना चाहिए और आपको याद होना चाहिए एक एक टॉपिक। इवन मेंस में तो क्वेश्चन सीधे सिलेबस के टॉपिक से उठा के पूछे जाते हैं। टॉपिक है उस पर 50 शब्द पूछ लेगा, ये टॉपिक है उस पर 50 शब्द पूछ लेगा, सीधा सीधा। दूसरा, यदि आपको सिलेबस पता ही नहीं है फिर तो मास्टर कुछ ही पढ़ा के जाए ना, आप क्या पता चल जाएगा उससे? और ये तो मैं अक्सर सुनाता हूं कि 2015 में हमने फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के बैच बना लिए थे। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर होता है 11वीं 12वीं के जो टीचर होते हैं। पहले क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट आया करते थे और दिलीप सर हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाया करते ऑप्शनल में, तो हम सब हिस्ट्री पढ़ा करते। अब कुछ लोगों के सिलेक्शन हो गए आरएस में, कुछ लोगों के सिलेक्शन नहीं हुए। तो जिन लोगों के नहीं हुए उनमें से बहुत सारे लोगों ने और हिस्ट्री में एमए भी कर रखा था। इन बिटवीन एक वैकेंसी आ गई फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की। आपने आरएस के अंदर हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ रखी है, आपने बीएड भी कर रखी है, तो आप उसके लिए एलिजिबल भी है, एमए कर रखी है आपने। पर फिर भी लोगों को लगता है थोड़ा सा टचअप मिल जाए, थोड़ी कोचिंग मिल जाए, अपने को थोड़ा ठीक हो जाए, एक गाइडेंस मिल जाए, एक दिशा मिल जाए कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पुराने स्टूडेंट जो यहाँ से आरएस की तैयारी किए हुए थे, मेंस दिए हुए थे, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो दिलीप सर के पास आए। उन्होंने सर को आका कि सर हम आपके पुराने स्टूडेंट है, आरएस बैच के स्टूडेंट है, हालांकि आप मना करते हो कि मास्टर वाले एग्जाम नहीं देने, दूसरे एग्जाम नहीं देने, आरएस की तैयारी करनी है, पर सर ये वैकेंसी आ रखी है, इजी सिलेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है और आप हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कराओ। सर ने मना किया। सर ने कहा कि उधर देख तू पहले तो। सर ने मना किया कि नहीं इस प्रकार नहीं हो सकता और हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं करवाते। हम कैमरा क्या करोगी तुम इतना, कैमरे से फोटो बना के मैं बाद में पोज दूंगा ढंग से खड़े होके, तब तुम मेरे सारे फोटो लेना। तुम जैन जी की ये भी समस्या है, तुम्हें हर बात रिकॉर्ड करनी होती है, क्योंकि फील कीजिए, एंजॉय लीजिए। वो जो पल होते हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करना होता, उनको जीना होता है। रिकॉर्ड की हुई चीजें तो कितनी पड़ी है, क्या उनमें मजा आता है? यदि रिकॉर्ड की हुई चीजें पढ़नी है तुम ऑनलाइन बेच क्यों नहीं लेते? ऑनलाइन बेच सस्ता होता है, इससे आराम से पढ़ सकते हैं, सुबह उठ के नहीं आना होता। उसके बावजूद तुम कहते हो नहीं जाना तो हमें ऑफलाइन ही है, सर के सामने बैठ के पढ़ना है, और सर के सामने आने के बाद सर के सामने मोबाइल रखना है। क्या मतलब निकला इनसे? तो सर ने कहा कि नहीं भाई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं करवाते। उन्होंने कहा हम सब आपके पुराने स्टूडेंट हैं, हमें तो करवानी ही पड़ेगी, हमारा इतना अधिकार है स्प्रिंग बोर्ड पे। तो सर ने कहा देखो एक बात है, हिस्ट्री पढ़ा लेंगे, और हिस्ट्री भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। पहले सर पढ़ाते थे हिस्ट्री, आजकल मैंने पढ़ानी बंद कर दी, आजकल राजवीर पढ़ाता है, तो हिस्ट्री तुम्हें राजवीर पढ़ाएगा, तुम यदि उससे पढ़ लो तब तो हम बैच शुरू करें, वरना नहीं करेंगे। उनका हमें तो स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ना है, कोई पढ़ाई हम पढ़ लेंगे। ठीक है। अब जो फर्स्ट ग्रेड में जीके का जो पेपर आता है उसमें अलग अलग हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस सब आते हैं, वो भी हमारे यहाँ के रेगुलर टीचर जो आरएस में पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ाएंगे। उसके लिए हम अलग से टीचर लाएंगे, हमारी इधर वाली हम जो कोचिंग है उसको किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम अलग से पढ़ोगे उनसे। उन बच्चों ने कहा डन है। मैं उनको हिस्ट्री पढ़ाता और राजी थे, ढंग से राजी थे, अपनी दुकानदारी ढंग से जमी हुई थी।
बाकी टीचर उनको पढ़ाने के लिए हम बाहर से टीचर लाए, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, वो लोग उनको पढ़ाते। इन बिटवीन हम एक साइंस के सर लाए और उन बच्चों ने शिकायत की कि साइंस वाले सर अच्छा नहीं पढ़ाते। हमने कहा यार 1-2 दिन पढ़ो आप, 1-2 दिन पढ़े तो फिर भी उन्होंने कहा ना सर हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप जो आरएस में पढ़ाते हैं उनको इधर लेके आओ। हमने मना कर दिया, हमने पहले ही कहा था आरएस वाले सर को हम इधर नहीं लाएंगे, आप इनसे ही पढ़िए। हम दूसरा टीचर ले आए साइंस के, उन्होंने फिर विरोध कर दिया, हम तो इनसे भी नहीं पढ़ेंगे। तो मैं तीसरे टीचर लाए। अब हमें डर लगता उस बैच में कि ये जाते ही साइंस वाले सर को तो ये रिजेक्ट कर देंगे, और ज्यादातर आर्ट्स के स्टूडेंट तो उनको लगता है हमें साइंस समझ में नहीं आ रही, और साइंस के क्वेश्चन भी 5-7 आते हैं उधर। तीसरे जो सर आए उनकी क्लास थी शायद 1 बजे से 2 बजे उनकी क्लास थी, या 2 से 3 उनकी क्लास थी। 3 बजे मैं हिस्ट्री पढ़ाने के लिए गया, तो मैंने जाते पूछा, आज उनका जोरदार मजा आ गया। और ये सर पहले क्यों नहीं लाए? ये होती है टीचिंग, आज जो पढ़ा है सब याद है, कुछ भी पूछ लो। और मुझे लगा अरे यार आपको याद हुआ कि नहीं हुआ है, हमारे बोझ उतर गया कि नया टीचर लाना एकदम सही है काम। सही लगा, अरे हम तो कह रहे हैं आपको कि इनसे आरएस में पढ़वाओ, आपके आरएस में कौन पढ़ा रहे हैं हमें नहीं पता, इनसे पढ़वाओ, बच्चों को पता चलेगा साइंस क्या होती है। अब भाई दूसरे दिन वापस मैंने फिर जाके आगे जो बच्चे बैठते उनसे थोड़ा सा बिना माइक ऑन किए मैंने पूछा कि अरे मामला उनका डन सर, कोई चिंता की बात ही नहीं साइंस में, पक्का पक्का। 6-7 दिन उन सर ने क्लास ली, बच्चे बड़े राजी। 6ठे-7वें दिन खूब सारे बच्चे इकट्ठे होकर दिलीप सर के पास आए कि साइंस का टीचर चेंज करो। दिमाग खराब है तुम्हारा, राजवीर डली जाता है क्लास में, तुम उसको कहते हो बहुत अच्छा पढ़ा रहे, आज अचानक करो साइंस का टीचर चेंज करो। कि सर उन्होंने पढ़ाया तो है पर टीचर चेंज करो। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, क्या पढ़ाया तुम्हें? कि उन्होंने ब्लड पढ़ाया, ब्लड ब्लड टॉपिक होता है, ब्लड पढ़ाया। तो कैसे पढ़ाया सर? जोरदार पढ़ाया। तो दिक्कत क्या है? तो वो सिलेबस में नहीं है। तो तुमने पढ़ा क्यों था? तो हमें सिलेबस पता ही नहीं था। अब जब उन्होंने नया टॉपिक पढ़ाया तब हमें समझ में आया कि इनको ब्लड ही आ रहा था खाली, इसलिए इन्होंने पहले ब्लड ही पढ़ाया, न वो सिलेबस देख के गए, ना बच्चों ने सिलेबस देखा। 7 दिन तो खराब हुए। फिर नए टीचर के साथ कदम ताल करो। और मैं तुम बच्चों को जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि फिर तुमने सोचा कैसे कि मैं आरएस की तैयारी करने, जब सिलेबस ही नहीं पता। जबकि मैं जब आप लोगों से पूछता हूं कि आरएस की तैयारी क्यों करना चाहते हो, तब तुम्हारे सवाल वैसे होते हैं, 9th में ही सोच लिया था बनूंगा तो केवल आरएस बनूंगा, इसके अलावा कुछ ही नहीं बनूंगा। हम किसी युद्ध में जाने से पहले अपने अस्त्र शस्त्रों को तो संभालते हैं, किसी युद्ध में जाने से पहले वहां का मैदान कैसा है, दुश्मन कैसा है, कम से कम ये तो देखते हैं। तो युद्ध है, किसी समय में युद्ध का मतलब होता था तलवारों से लड़ा जाए, आज युद्ध का प्योर मतलब है जो कलम से लड़ा जाए। पहले जो तलवार जितनी अच्छी चलाता था वो राजा है, आज जो कलम का जितना अच्छा प्रयोग कर लेता है वो राजा है। उल्टा आप ज्यादा तगड़े राजा बनोगे, ज्यादा पावरफुल राजा होते हो। आज राजा कौन है? आरएस और आईएएस, प्रशासनिक अधिकारी अपने आप में राजा है। पहले जयपुर के राजा के पास तो इतनी पावर ही नहीं होती थी जितनी जयपुर के कलेक्टर के पास है। और राजा को तो डेली लगता था कि रात को सोए हैं, सुबह जिंदा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या पता रात में भाई सल्टा जाए, दुश्मन मार दे। आपको तो वो भी चिंता नहीं है, एक बार लगने के बाद 60 साल तक आपको हटाने वाला कोई भी, तो आपके पास पावर ज्यादा है। राजा तो बेचारा कभी गर्म खाना भी नहीं खा पाता था, उसको तो खाना खाने से पहले भी जिसने खाना बनाया उसको बिठाते कि बेट तू खा पहले, इसमें से जहर तो नहीं मिला लाया। पहले वो खाता, आधे घंटे तक देखते कि जीभ निकाल देगा, आ कर आ, जीभ नीली तो नहीं पड़ रही है तेरी, नहीं पड़ रही है। अब राजा खाया करता था तो उसको तो गर्म खाना भी नसीब होता। आज दिन तक परंपरा है कि किसी के घर पे जाके खाना खाते हैं तो उसको कहते हैं तू साथ बैठ और मैं तेरे को खिलाऊंगा, तू मेरे को खिला, इसलिए है कि जहर नहीं हो। आजकल लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो सम्मान है, एक दूसरे को तो देना ही पड़ेगा। अरे काय सम्मान है? डाउट है, एक दूसरे पे डाउट कर रहे हो आप। वरना उसको कहते इसी थाली में बैठ, मैं मेरी तरफ से तोड़ के तेरे को खिलाऊंगा, क्या पता मेरी मेरी वाली तरफ मिला दिया हो, मैं तेरे को खिलाऊंगा तू मेरे खिला, एक नहीं 3-4 खिला, क्या पता एक में मरे नहीं मरे, 3-4 में तो पक्का मरेगा, मरेंगे साथ मरेंगे। तो राजा का जीवन तो वो हुआ करता था। आपको तो इस प्रकार का जीवन जीने की भी आवश्यकता तो, पर राजा को सुबह 6 बजे उठ के कोई तलवारों से प्रैक्टिस करनी होती थी, आपको 6 बजे उठ के इनमें माथापच्ची करनी पड़ेगी। सेम युद्ध लड़ रहे हो, युद्धों के तरीके बदले हैं, बाकी वो की वो चीजें। किसी समय राजतंत्रों में कहते जो सर कटाएगा वो राज करेगा, अब हम लोकतंत्र में कहते सर गिनाएगा वो राज करेगा। जिसके वोट ज्यादा वो नेतागिरी करता है, जिसकी कलम में जोर ज्यादा वो अब राज करता है। तो राज के तरीके चेंज हुए, इसलिए सब लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए। क्या सोच के आए थे तुम कि सरदार खुश होगा? हैं? क्यों सिलेबस याद क्यों नहीं किया?
तुम्हें पता तो है आरएस में होता क्या क्या है? थोड़ी बहुत ये चीज पता है? एक प्री का पेपर होता है, मेंस का पेपर होता है। प्री में कितने क्वेश्चन आते हैं? नंबर कितने होते हैं? तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? क्या करते हो यार ऐसे? सच में तुम आरएस की तैयारी करने वाले हो, या वो लोग हो कि तैयारी तो आरएस की करेंगे सर, पर एग्जाम तो 2 महीने बाद हम दूसरा ही देंगे? हैं? ऐसे कितने लोग हो जो ये सोच के आए हो कि कोचिंग में आरएस की करूंगा, पर कहीं ना कहीं कुछ लग जाऊं तो ठीक है? वो लोग कोचिंग मत करना। कहीं ना कहीं वाला इसमें कोई सिस्टम नहीं होता। ये कोचिंग जिस हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उसी एग्जाम की तैयारी होती है, वो दूसरे एग्जाम की तैयारी नहीं होती। और या कम से कम जब तक कोचिंग कंप्लीट ना हो जाए वो दूसरे एग्जाम की मरी तैयारी नहीं होती। स्टूडेंट क्या करता है, 4 महीने आरएस की कोचिंग करता है, बहुत अच्छा पढ़ता, ब्रिलियंट होता है, नंबर आते हैं बहुत अच्छे उसके, टेस्ट में यूं जीव करता करे थुतकारा डाला जाए स्टापर पे, नजर नहीं लग जाए यार कितने अच्छे नंबर आते हैं। और 4 महीने बाद वो अपने रास्ते ही बदल लेता है। 4 महीने बाद कोई दूसरा एग्जाम आया हुआ होता है, वो उसकी तैयारी करता है, उस दूसरे एग्जाम का सिलेबस भले ही आरएस वाले सिलेबस जैसा है, पर आरएस में भी 4 महीने हुए, तेरा वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो कहता है 2 सब्जेक्ट तो इधर हो गए और 2 मैं घर पे बैठ के पढ़ लूंगा, एक बार ये नौकरी लग जाऊं फिर मैं आरएस की तैयारी कर लूंगा। वो इस बात को नहीं समझता कि जिस एग्जाम को देने जा रहा है उस एग्जाम को वही लोग दे रहे हैं जो आरएस की तैयारी करके 2-2 साल से पढ़े बैठे, जो आरएस की कोचिंग कर चुके थे, आरएस का प्री पास कर चुके थे, मेंस दे चुके थे, मेंस पास कर चुके थे, इंटरव्यू दे चुके थे, फाइनली सेलेक्ट नहीं हुए थे, उन लोगों को भी वही एग्जाम देना है। तुम उनसे बराबरी कहां करोगे? फिर आजकल लोग कहते हैं हर एग्जाम की मेरिट ऊपर जाती है, क्योंकि देने वाले सारे लोग वही तो है। मुझे आप नीचे दिलीप सर वाले ऑफिस में जाओगे तो वहां सबसे बाहर एक फोटो लगा हुआ है, जेटू सिंह, रैंक 56, 2016 के आरएस में 56वीं रैंक पे सिलेक्ट हुए थे जेटू सिंह जी। आरपीएस है ना, अभी डीड 1 पोस्टिंग है। वो भी फाउंडेशन डे पे आए हुए थे तो बता रहे थे कि मैं आजकल जहां कहीं भी जाता हूं वहां पे भले किसी नौकरी में कोई लगा हुआ है, वो सारे स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट है, जबकि वो दूसरी नौकरियों में लगे हुए हैं। कारण कि उन्होंने कोचिंग की थी, बाद में कोई एग्जाम आया, कोचिंग की, कोचिंग कंप्लीट हो गई, आरएस दिया, आरएस में नहीं हुआ, कोई दूसरा एग्जाम दिया और उधर वो सेलेक्ट हो गया किसी ना किसी वजह से, पर कोचिंग तो कंप्लीट की। 4 महीने बाद में इधर कोचिंग छोड़ के उधर चला जाता है, अब उसमें होता क्या है, उधर सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि मुकाबला उन्हीं लोगों से है जो लोग कोचिंग कंप्लीट किए बैठे हैं। तो उससे दो प्रेशर है, एक तो यह है कि मैं तो आरएस का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, कोचिंग को तो 8 महीने हो गए, मैं तो 4 महीने गया था, 4 महीने का तो पढ़ाई नहीं। अब वो वापस आके कहता है बैच चेंज कर दो, मैं दूसरे बैच में जाके बैठूंगा, इस बैच के अंदर नहीं बैठूंगा। तो जो महीने भर पढ़ा था, जो 4 महीने पढ़ा था, जो 6 महीने पढ़ा था, वो तो जीरो है ना। जब वापस वहीं से आगे शुरू करना है, जब जीरो से आगे शुरू करना है। दूसरा उस पर प्रेशर ये होता है कि घर वाले ही कहते हैं तू आरएस की तैयारी कर रहा है, इसमें भी नहीं हुआ तेरा तो, जबकि वो ये नहीं बता पाता इसमें भी वही थे जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन पेपर का थोड़ी है, कंपटीशन तो लोगों के बीच में है। ये थोड़ी है एक पेपर, ये पेपर का कंपटीशन अलग और इस पेपर का कंपटीशन अलग। भाई ये हो कि इस पेपर को, भाई एग्जाम है जो 10th लेवल का होता है, क्या वास्तव में उसमें केवल 10th वाले बच्चे देते हैं? एक पेपर यदि 12th लेवल का तो केवल 12th वाले देते हैं, आपने तो यहाँ एमबीए तक वाले दे रहे होते हैं उसको। अब कोई फर्स्ट ईयर वाला बच्चा सोचे कि मेरी 12th तो हो चुकी है और मैं 18 साल का भी हो गया हूं, मैं 20 साल का भी हो गया हूं, मैं सेकंड ईयर में पढ़ता हूं और मैं इस एग्जाम को देके अभी अभी नौकरी लग जाता हूं, तो कई ताऊ पहले से करे बैठे ना, उनको भी तो सेम ही एग्जाम देना है। इसलिए कोचिंग कंप्लीट करें, ढंग से करें, केवल इस पे ध्यान दें। इसमें अब जब इस पे ध्यान देना है तो फिर इसका सिलेबस बताओ, वरना मैं ये मानूंगा कि नहीं, आपको इस एग्जाम को देने की कोई यूं नहीं है, आप इसलिए केवल यहां पर हो कि कॉलेज लगती नहीं है, आप इसलिए केवल यहां पर हो कि आपके आस पड़ोस में भी कोई ना कोई तैयारी करने के लिए आ गया, आप केवल इसलिए यहां पर हो कि घर वालों ने कहा कि घर पे बेटा बेटा क्या करा, कुछ कर ले, आपकी मरे जी में नहीं थी, फिर तो ये मान लिया जाए। वरना यार जो यूं सोचे कि मुझे आरएस की तैयारी करनी है, मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, वो कम से कम इतना तो प्रिपेयर रहे कि उसे सब कुछ पता हो इस एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता। यूं टिप्स पे, आज नहीं आता कोई बात नहीं, कल, आज मैं राजस्थान हिस्ट्री शुरू करूंगा, मेरे बाद डॉक्टर साहब आएंगे वो साइंस पढ़ाएंगे, कल सबको राजस्थान हिस्ट्री का प्री और मेंस का दोनों का, बायोलॉजी का प्री का और मेंस का दोनों का सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट टिप्स पे होना चाहिए, उसको तो कहते हैं तैयारी।
और आगे जब मैं राजस्थान हिस्ट्री बंद कर दूंगा तो मेरे बाद में कोई पॉलिटी लगेगी, डॉक्टर साहब की साइंस जब समाप्त हो जाएगी तो कोई इकोनॉमी लगेगी, जब पॉलिटी इकोनॉमी समाप्त हो जाएगी तो कोई हम ज्योग्राफी और इकोलॉजी पढ़ा रहे होंगे, ज्योग्राफी इकोलॉजी समाप्त होगी हम तो कोई मैथ्स और कोई दूसरा कोई सब्जेक्ट लॉ शुरू कर रहे होंगे। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए उसके रजिस्टर के पहले पन्ने पे न केवल सिलेबस लिखा हुआ हो बल्कि याद हो। स्टूडेंट उस जैसे तुम सिलेबस लेके घूम रहे हो, सब सिलेबस साथ में लेके घूमते रहते हैं, वो तो आरपीसी की साइट पर है। आप क्या घूमना है, वो तो कोई भी जाके देख सकता है, वो जो एग्जाम नहीं देता वो भी देख सकता है। आप में उसमें क्या अंतर है कि आपको पता है कौन सा टॉपिक है इसमें, कौन सा टॉपिक नहीं है। वरना मेरे जैसा कोई भी मास्टर आके कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा, 7 दिन बर्बाद कर देगा तुम्हारे, तुम्हें पता और चलेगा नहीं कि हमें बर्बाद हो गए हैं, हमारे 7 दिन खराब किए गए। जब मिनट मिनट उपयोगी हो जाती है तब हम 7 दिन को भी कैसे झेल सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट वही पढ़ा जाए जो सिलेबस के अंदर है, इधर उधर की कोई पंचायती उसके अंदर होनी। आई मेरी बात समझ में? इसलिए है ना, ये थोड़े मेंटली प्रिपेयर रहा करें क्या है क्या नहीं है, और थोड़े से खुद को इस हिसाब से ढाले। अच्छा, और मैंने सेमिनार में भी बोली थी, मैं फिर बोलूंगा, आप जितने बच्चे जो फाउंडेशन बैच में आरएस के इस में बैठे होंगे, आपके बैच का नाम है पीसीएम। क्या नाम है? पीसी, प्री कम मेंस, प्री और मेंस दोनों की एक साथ चीज होती है। मैं आपको कहता हूं, ये एक बार बैच कंप्लीट होने के बाद जब कंप्लीट हो जाए, प्लीज प्लीज मेरी बात मान के, एक बड़े भाई की तरह बात मान के, दोनों एग्जाम देना, आरएस का और आईएएस का। ये सेम सिलेबस आईएएस का है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आप लोग आईएएस का पेपर ही नहीं देते केवल इसलिए कि आपको लगता है मैं तो आरएस के बैच में बैठा था। भूल जाइए आरएस का बैच है। आप ये मानिए कि सिविल सर्विस का बैच है। सिविल सर्विस में 2 एग्जाम होते हैं, एक स्टेट लेवल का एग्जाम होता है जो आरएस है, एक सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम होता है वो आईएएस है। सेम सिलेबस है, कोई किंतु परंतु नहीं, कुछ भी इधर उधर नहीं होता। सर उधर तो ऑप्शनल आता है तो पढ़ लेंगे बाद में, एक ही तो अलग पढ़ना है, बाकी अकबर का बाप चेंज थोड़ी कर देंगे हम। ये थोड़ी ना है कि मैं आरएस में पढ़ा के जाऊंगा, अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, आईएएस में जाकर देखो चेंज करेंगे थोड़ा। बाबर करते हैं इधर यार, आरएस वालों को हुमायूं तो पढ़ा के आए थे, उधर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ऊंची नीची होती है क्या? आईएएस में इंडियन वाला वेटेज ज्यादा रहता है, उधर राजस्थान जी के पूछी नहीं जाती है, इंटरव्यू में पूछेंगे वो, आप राजस्थान से वहां पूछेंगे, एक राजस्थानी तो एक्स्ट्रा पढ़ना है। इंडियन वो का वो जो आरएस में पढ़ाते हैं वो का वो आईएएस में। तुम आप तो मैं बताता हूं आपको, आरएस के नोट्स उठाइए किसी पुराने बैच के, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस, 5 सब्जेक्ट के, और आईएएस के पुराने पेपर उठाइए पिछले 20 साल के, और फिर मुझे बताइए कि कितने क्वेश्चन इन नोट से बाहर थे। मैंने उस दिन और कहा था आपको कि नीचे जो इस बार आईएएस सेलेक्ट हुए थे उन लोगों को देखिए, और उन लोगों के नीचे बैच लिखे, ये स्प्रिंग बोर्ड है एकमात्र जो बताता इस बैच का स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, वरना कोचिंग्स नाम लिखते हमारा स्टूडेंट था, कब कहां कब आया था, हम बाकायदा बता रहे होते हैं फलाने साल में फलाने बैच में इस रूम में लगा था, उस बैच में ये बैठा था, उनके नाम नीचे लिखे हुए, उनके बैच नीचे लिखे हुए, वो देखना कि वो सिलेक्ट आईएएस में हुआ, बैच आरएस था। बस उसने हिम्मत दिखा दी आईएएस वाला पेपर देने की, ज्यादातर में हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि वो तैयारी करने आता है आरएस की, देना उसको आरएस भी नहीं होता, उससे भी नीचे वाले देने होते हैं। इसलिए ये केवल कॉन्फिडेंस का खेल है, बाकी सब तैयारी से में कोई अंतर नहीं है। ये जो आप जो किंतु परंतु करते हो कि सर उधर इंडियन ज्यादा हो जाएगा, अरे स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी में विद्यार्थी पढ़ा तो इतना होना चाहिए कि थोड़ा बहुत 19-20 का होगा तो मैं खा जाऊंगा उसको, तो कर लूंगा। इतना तो कॉन्फिडेंस खुद के अंदर आना ही चाहिए कि आप तो सर एक बार बता दो इतना इतना है, बाकी थोड़ा बहुत ज्यादा होगा मैं अपने आप कर लूंगा। मैं तो आप बच्चों को जब आजकल देखता हूं तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है कि कई बार स्टूडेंट हमें छोटे छोटे टॉपिक कहता है, बहुत छोटा सा कोई टॉपिक होता है, सर ये तो हमें पढ़ा है नहीं। आरएस के सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है आजादी के बाद भारत का इतिहास। क्या टॉपिक है? आजादी के बाद भारत का इतिहास। हम भारत का इतिहास समाप्त करते हैं, हम कहते हैं देश आजाद हो गया, टाटा बाय बाय। वो कहते सर आजादी के बाद का इतिहास तो पढ़ा है नहीं। पढ़ा दिया हमने, नहीं पढ़ाया सर हिस्ट्री की कॉपी देख लो। तो आजादी के बाद के इतिहास में संविधान का निर्माण है कि भारत का संविधान कैसे बना था, क्या ये पॉलिटी में पढ़ाया था? हाँ सर। आजादी के बाद के इतिहास के अंदर यह है कि एसबीआई बैंक कैसे बना, बाकी बैंक कैसे बने, बैंकों के लिए क्या क्या रिपोर्ट्स आई थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कैसे किया गया था, इकोनॉमी में पढ़ाया था क्या? हाँ सर।
आजादी के बाद का इतिहास ये है कि इसरो की स्थापना कैसे हुई थी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डीआरडीओ हमने कैसे बनाया था, हमारे अंतरिक्ष में क्या क्या उपलब्धियां है, ये टेक्नोलॉजी में पढ़ाया था। हाँ सर, ये तो पढ़ाते हैं। आजादी के बाद का इतिहास ये है कि इन्वायरमेंट के क्षेत्र में भारत ने कौन कौन से अपने संस्था बनाई थी और कौन कौन से उसने किसी उसमें सम्मेलनों के अंदर भाग लिया था, उनमें कन्वेंशन पे साइन किए थे, ये इकोलॉजी में पढ़ाया था क्या? हाँ सर, तो ये इतिहास है ना। अब यदि तू डिफरेंशिएट करना नहीं जान रहा कि आजादी के बाद में क्या क्या चीजें हुई, तो ये तो गलती है। सेम चीजें, सेम, कुछ ही अंतर नहीं होता। इसलिए आज के बाद किसी को भी कम से कम ये नहीं कहो कि मैं आरएस की तैयारी करता हूं। आपसे कोई पूछे मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूं, उसके जो जो एग्जाम होंगे वो सारे दे दूंगा। और पहले जब तक हम लोग तैयारी करते थे या कोरोना से पहले तक लोग ऐसा ही बोलते थे कि कोरोना के बाद में जो तुम्हारे वाल नई पीढ़ी, इसने ये कहना शुरू किया है कि हम आरएस की तैयारी करते हैं, हम आईएएस की तैयारी करते हैं। वरना ये मुझे याद है ऐसा होता था कि आरएस की वैकेंसी आ रखी होती तो हम आरएस की तैयारी कर रहे होते, उस समय पूरा झोंकते उधर आरएस पे झोंकते हम, फिर वो वैकेंसी निकल जाती, अगली वैकेंसी 2 साल तक आती नहीं, इन बिटवीन 2 आईएएस दे लेते। होता नहीं होता वो छोड़िए, पर लोग वो आईएएस के पेपर देते और पूरी तरीके से झोंक के खुद को पूरी तरीके से तैयारी करते ना। यार सेम ही तो है, क्या है, ये तैयारी करेंगे अपने, ये एग्जाम देंगे अपने। अब स्टूडेंट सोचता ही नहीं, जब सोचता ही नहीं है तो एग्जाम देगा ही नहीं, वो एग्जाम ही नहीं देगा तो बात ही खत्म हो गई अपने आप। आई मेरी बात समझ में? तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है, सिलेबस पता होना चाहिए। आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, आप कोई आरएसआईएस की तैयारी नहीं करते। एक भारत का पैटर्न है, भारत के पैटर्न में एक सेंटर की सर्विस है, एक स्टेट की सर्विस है, दोनों की तैयारी एक जैसी है। हर राज्य अपने हिसाब से थोड़े थोड़े बदलाव करता है, वो राजस्थान ने भी बदलाव कर रखे हैं। ऑब्वियस सी बात है, यदि किसी बच्चे को, यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान के अंदर नौकरी दी जाती है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो राजस्थान के बारे में जाने। तो राजस्थान के बारे में जानने का तरीका क्या हो सकता है? यही हो सकता है। और वो तो राजस्थान बहुत भला प्रदेश है जो केवल इतना ही कहता है कि राजस्थान के बारे में जाने, वरना बाकी राज्य तो ये कहता है हमारी भाषा भी सीख। आप यदि आप आरएस का एग्जाम होता है, ऐसे पंजाब में भी तो होता होगा एग्जाम, पंजाब पीसीएस भी तो होती होगी, बिहार पीसीएस, गुजरात पीसीएस, महाराष्ट्र पीसीएस। मैं खूब सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो यूपी बिहार के लोग राजस्थान में आगे नए केवल आरएस देते हैं बल्कि सिलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्ट होते हैं। खूब सारे आपको यूपी बिहारी मिल जाएंगे जो आरएस बने बैठे हैं, वो राजस्थान जी के पड़ गया आपका 1 महीने पढ़ाई करके, और आपको ये कहते हुए जोर आता है कि नहीं उसका तो अलग है, इसका तो अलग है। पर आपका कोई स्टूडेंट पंजाब का, गुजरात का, महाराष्ट्र का एग्जाम नहीं देता, क्योंकि उनके एग्जाम के फॉर्म में लिखा होता है कि आपको पंजाबी, गुजराती और मराठी आनी अनिवार्य है। राजस्थान कम से कम ये तो नहीं लिख रहा, वो कहता है हमारा ये राजस्थान का सिलेबस है, ये तो देखो हम थोड़ा ज्यादा पूछेंगे, तुमसे पढ़ा ज्यादा पढ़ लो। अब तो फिर भी थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, वरना पहले ये था। मुझे याद है मैं 2010 का मेंस दे रहा था, पहला मेंस था वो मेरा, 12,000 लोग आसपास हम मेंस दे रहे थे उस बार, उसमें से 2,500-3,000 यूपी बिहारी थे। 12,000 लोग एग्जाम दे रहे हो, 3,000 हुए तो 25% हुए ना। क्या उन 3,000 लोगों ने जो मेंस दे रहे उन्होंने प्री पास नहीं किया? क्या प्री के अंदर राजस्थान जी के खूब सारा नहीं आता? तो क्या वो राजस्थान जी के पढ़ के नहीं आए? विद्यार्थी कुछ भी पढ़ जाए, कुछ भी कर जाए, मैं परसों भी कह रहा था, मैं पुनः कहता हूं, कोचिंग केवल दिशा दिखाती है, कोचिंग आपको सिस्टमेटिक करती है। कोचिंग आपको, दो चीज होती है, बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि क्या पढ़ना है, लोगों को ये नहीं पता होता क्या नहीं पढ़ना है, कोचिंग बस वो दूसरा सिखाती है। आप ना टोंक फाटक पे जो किताबों की दुकानें हैं, या जो यहाँ अपने नोट सब से लेके आगे तक जो किताबों की दुकानें हैं, वहां पर जो किताब बेचने वाला बैठा है, जो बेचने वाला बैठा है, सेल्समैन, जो खुद 12वीं तक ही पढ़ा होगा, आप उससे जाके पूछिए आरएस में क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए, इतनी बेहतरीन किताबें बताएगा जितनी मैं नहीं बता पाता, क्योंकि वो जानता है, सारे दिन बेचता है कौन कौन सी किताबें बच्चे ज्यादा मांग रहे हैं, ओए ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये बुक ज्यादा अच्छी है, ये इतनी अच्छी नहीं है। आप उसे पूछो कि क्या नहीं पढ़ना है तो नहीं जानता, कोचिंग से काम कर लेती है। वो आपकी चीजों को लिमिट करती है, वो आपको बाहर नहीं जाने देती, वो एक पाथ पे रखती है आपको, बस इतना ही करना है, ये करना है, इसको छोड़ते हुए जाना है अपने को। और ये ज्यादा जरूरी है कि हम ये जाने कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो तो हर कोई बता देगा, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कोचिंग बस ये काम करती है। बाकी विद्यार्थी पर है, वो उन चीजों का इस्तेमाल कैसे करता है। कुछ विद्यार्थी कोचिंग की बात मान लेते हैं, वो उतना ही करते हैं जितना बताते हैं, कईयों को वो बात माननी नहीं होती है, वो चाय की थड़ी पर बैठ के कोई एक दूसरा मिलता है, वो आगे कहता है अरे इससे कुछ नहीं होगा, लगता तो ऐसे कुछ नहीं होगा, तभी तू यहीं बैठा है।
और तेरे को ये और पढ़ना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट घर पे जाके कोचिंग वाले नोट्स को साइड में छोड़ के वो ये जो बताता है वो और पढ़ता है। याद एक ही नहीं होता। एक चीज को 10 बार पढ़ा जाए, न कि 10 चीजों को एक एक बार पढ़ा जाए। नोट्स का रिवीजन किया जा सकता है और किसी चीज का रिवीजन नहीं हो सकता। मैं आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिला दूंगा जिनको नोट्स पूरे के पूरे याद है, क्योंकि वो बार बार रिवीजन किया जा सकता है। आप मुझे सिंगल नहीं बता सकते कोई जो ये कहे कि सर मेरे को बुक पूरी याद है। आपको ला के दिखाएं जो कहे कि सर ये एक बुक है और ये बुक इस बच्चे को पूरी याद हो गई। कोई नहीं सकता कभी। स्टूडेंट आप तो पुराने बैच के जो स्टूडेंट है उनको पकड़े कभी पूछना, ये जो तुम्हें साइंस पढ़ा रखी है याद है क्या तुम्हें? ज्यादातर याद है। तू एक बार रिवीजन का मौका दे तो मैं कल सुना दूं तेरे को। ये जो ज्योग्राफी पढ़ाई थी याद है उसने? हाँ पूरी की पूरी याद है। तू पूछ ले कोई टॉपिक मेरे से पूछ ले, इसका मतलब नोट्स याद किए जा सकते हैं। पहले बड़ी बात। चलो लिखो, आपने हेडिंग डालो, पहला पन्ना खाली छोड़ते हुए, पहला पन्ना पूरा खाली छोड़िए, उस पर लिखिए सिलेबस और घर पे जाके खुद उतारना। एक कोशिश और करें, आज आप जैसे लेके आ गए, आइंदा से नोट्स के लिए लाइन वाली कॉपी ना लाए। नोट्स की जो भी कॉपी हो बिना लाइंस की। ये भी कोशिश करें इस एक पन्ने में अधिकतम 12 लाइनें लिखे। आप क्या करते हो, एक पन्ने में लाइन लिखते हो 29, घर पे ले जाके लेंस लगा लगा के देखते हो क्या लिख लाया। एक और कोशिश करें, रफ में ना लिखें, जो लिखना वो यहीं फेर में लिखें। पता नहीं स्टूडेंट ऐसा क्यों करता है कि सर मैं यहां तो करूंगा रफ में और घर पे जाके करूंगा फेर में, जो है वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं, यहीं पे लिखना है। स्टूडेंट 2-3 कारण बताता है अपने कि वो यहाँ रफ में क्यों लिखता है। वो एक तो कहता है कि सर मेरी राइटिंग खराब है, तो यहाँ एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर घर पे जाके साफ साफ लिखूंगा। यकीन मानिए जब 18 साल में नहीं सुधरी तब नहीं सुधरनी, जो जैसी है वैसी रहनी है। और मैंने खराब राइटिंग वालों के सिलेक्शन जल्दी होते देखे हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट ही मिलता है। एग्जामिनर को लगता है कि पता नहीं क्या लिखा होगा, ठीक ही लिखा होगा, नंबर दे ही देता है। जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है उनका गलत भी साफ साफ दिखता है, ये आप गलत लिखा, ज्यादा लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसी राइटिंग थी भली है, रीडेबल होनी चाहिए, आप खुद पढ़ लो। ऐसा थोड़ी है कि खुद की राइटिंग घर पे ले जा किसी और को कहते हो लिखी तो मैंने बता दे कि क्या लिख लाया हम, ऐसा नहीं होता ना, पढ़ लेते हो ना खुद की, बस तो इतना होना चाहिए, एग्जामिनर भी पढ़ लेगा आप वाले को। दूसरा स्टूडेंट का यह कहना होता है कि सर 2 बार लिखने से याद हो जाता है, एक बार यहां लिखता हूं एक बार घर पे ले जाकर लिख लेता हूं। तो एक काम कीजिए, आज अखबार उठाइए, अखबार की जो पहली न्यूज है उसको 3 बार लिख के देखिए, फिर मुझे बताइए याद हुई कि नहीं हुई। यदि 2-2 बार लिखने से, 3-3 बार लिखने से याद होता तो लोग कोचिंग करते ही नहीं, नोट्स लेके उनको 3-3 बार लिख लेते। याद केवल इसलिए होता है क्योंकि आपने कोचिंग में क्लास में ढंग से बैठ के पढ़ा था। याद केवल इसलिए होता है कि जब टीचर पढ़ा रहा था आपका पूरा ध्यान था, जब उसने रिवीजन कराया उसने रिवीजन किया था, आप घर पे जाके उसको याद कर रहे थे, अगले दिन सुना रहे थे, वो पूरी प्रोसेस है उसमें याद होता है। तीसरा यह है कि क्लास में थोड़ा जल्दी जल्दी लिखवा देते हो तो मेरे से लिखा नहीं जाता। उसका इलाज है, जब भी आपको लगे क्लास में कोई भी टीचर, मैं दूसरा कोई भी टीचर जल्द जल्द लिखवा रहा हूं, रोक दीजिए, फिर दोबारा बोलो, और मास्टर 5 बार बोलेगा तुमसे फीस लिए, कहीं नहीं जाएगा। और मास्टर मना करे आप मुझे आकर देना, मैं कह दूंगा सर को कि नहीं सर इन बच्चों को थोड़ा और धीमे धीमे लिखवाया जाए। स्प्रिंग बोर्ड इस बात की गारंटी देता है ग्राहकों के साथ पूरा न्याय होगा, ग्राहकों की संतुष्टि हमारा परम ध्येय है, तो इसमें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। पल्ले पड़ गई बात। चलो अब हेडिंग डालो, राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास 11th-12th में हिस्ट्री सब्जेक्ट था? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ग्रेजुएशन के अंदर भी हिस्ट्री सब्जेक्ट है? क्या कोई ऐसा है जिसने एमए कर रखा हो हिस्ट्री में? हिस्ट्री वाले खूब सारे लोग हैं। इवन मैं कहता हूं कि जिन लोगों के पास 11th-12th में ना था उन सब ने भी 10th तक तो हिस्ट्री पढ़ी है। और हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको थोड़ा थोड़ा याद रह जाता है, बाकी याद रहे नहीं रहे। गांधी जी का नाम, नेहरू जी का, भगत सिंह,
महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, थोड़ा थोड़ा तो याद रहता ही है यार। ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा तो था सर, देखो पूरी बात तो नहीं पता, हो सकता है बाकी सब्जेक्ट में कुछ भी याद नहीं रहे, पर ये बड़ा थोड़ा थोड़ा याद रहता, तो हिस्ट्री वो है। अच्छा, जिन लोगों के पास 11th-12th में था, बीए में है, जो आप एमए कर रहे हो, हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम अक्सर पुरानी बातें कर रहे होते हैं। उसके टाइम में ये हुआ था, उस समय ये पर हुआ था। हमें कैसे पता चलता है कि उसके टाइम में ये हुआ था? अभिलेखों से। अभिलेखों से पता चल जाता है। क्या इतने सारे अभिलेख हैं कि सबकी हिस्ट्री लिख दी जाए? महाराणा प्रताप के टाइम का तो अभिलेख मिलता ही नहीं ज्यादा कोई, फिर महाराणा प्रताप की हिस्ट्री तो लिखी नहीं जानी चाहिए बुक से। तो क्या इतनी सारी बुक्स पढ़ी है कि सब कुछ लिख दिया जाए? खूब सारे लोग ऐसे जिनके बारे में कोई बुक है ही नहीं। अशोक के बारे में कोई बुक नहीं मिली हमें, अशोक के बारे में केवल अभिलेख मिले। अशोक, अशोक का नाम सुना है? सम्राट अशोका, दा अशोका, अशोक महान। अशोक के साथ तो बड़ा जोरदार हुआ, किताबों में ज्यादा लिखा हुआ नहीं था। अभिलेखों में अशोक ने खुद का नाम ही नहीं लिखा। अभिलेखों में अशोक लिख के चला गया देवानाम प्रियदर्शी। क्या लिख के चला गया? देवानाम प्रियदर्शी। अभिलेख लगवाई इसने, अभिलेखों में कहा कि देवानाम प्रियदर्शी यह कहता है कि पशुओं को नहीं मारा जाएगा। देवानाम प्रियदर्शी यह कहता है कि आज के बाद में सड़कों के दोनों किनारे पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। देवानाम प्रियदर्शी यह कहता है कि मैंने मनुष्यों के साथ पशुओं के लिए भी अस्पतालों का निर्माण करवाया। देवानाम प्रियदर्शी यह कहता है कि मैंने अब युद्ध करने बंद कर दिए हैं। देवानाम प्रियदर्शी यह कहता है कि लोगों को अधिक खर्चा नहीं करना चाहिए। देवानाम प्रियदर्शी यह कहता है कि लोगों को दान देना चाहिए, सच बोलना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। पिलर लगाए, पिलर पे लिख के चला गया। भारत के लोग तो ये भी भूल गए कि पिलर किसका लिखा हुआ क्या है। वो तो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने दिल्ली में एक पिलर देखा, टिफिन थैलर नाम का एक बंदा था उनका, थैले में टिफिन लेके जाता था बेचारा डेली। एक दिन उसको एक पिलर दिखा, पिलर पे कुछ लिखा हुआ दिखा। उसने अड़ोस पड़ोस वालों से पूछा, ये पिलर किसने लगवाया? हमें क्या पता, ये लिखा हुआ क्या है, हमें क्या पता। कब से लगा हुआ पिलर? उनका दादाजी के दादाजी ने कहा था, उनके दादाजी से भी पहले का लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है नहीं पता। उसने जाके बाकी अंग्रेजों को कहा, एक पिलर, उस पिलर पे कुछ लिखा हुआ है। और उसको सबसे अधिक अट्रैक्ट तो ये किया कि पिलर की जो चमक थी, साइन जो थी, साइनिंग थी, वो बड़ी शानदार थी। उसने क्या पॉलिश है यार। और ये करे दादाजी के दादाजी के दादाजी से पहले का, तो इतने टाइम तक साइनिंग कैसे बची हुई इसकी? और क्या केमिस्ट्री लगाई है इन्होंने इसके अंदर, और ये लिखा हुआ क्या है। अंग्रेज लगे उसको पढ़ने के लिए, अगले 80 साल लगे उनको पढ़ने में। बार बार उन्होंने पढ़े, और फाइनली उन्होंने पढ़ने के बाद में कहा कि ये एक ऐसे राजा का अभिलेख है जिस राजा का नाम क्या था? देवानाम प्रियदर्शी। क्या नाम था? अपने वालों से पूछा, क्या तुम्हारा कोई राजा था देवानाम प्रियदर्शी? हमने कहा सारे, क्योंकि देवानाम प्रियदर्शी का मतलब था देवताओं का प्रिय राजा। तो ऐसा कौन है जो कहेगा मैं राक्षसों का प्रिय हूं? सब देवताओं के प्रिय राजा थे। इन बिटवीन श्रीलंका में एक राजा बना था, उसका नाम था तिस। नाम क्या था? उसके भी अभिलेख मिले, उसको भी किताबों में जानकारी मिलती है। उसने भी नाम क्या रखा था अपना? तो श्रीलंका ने कहा ये अभिलेख हमारे हैं, ये हमारे राजा तिस के अभिलेख है। तो भारत में कैसे होंगे? जीत लिया होगा भारत। राम जी जब लंका जीत सकते हैं तो तिस भारत नहीं जीत सकता क्या? लोगों ने कहा होल्ड ब्रो, पाकिस्तान में भी। उसने कहा हो सकता साम्राज्य विस्तार क्यों, एम्पायर एक्सपांशन। अरे का अफगानिस्तान तक मिल रहे हैं। उसने कहा क्या बात है, तो भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान तीनों को जीता होगा। कई साल तक ये मानते रहे कि श्रीलंका के राजा तिस के अभिलेख है। फिर फाइनली कर्नाटक में एक जगह पड़ती है मास्की, कौन सी जगह है? और वहां से एक अभिलेख मिला, उस पर लिखा हुआ था देवानाम प्रियदर्शी अशोक यह कहता है। तब अंग्रेजों ने पूछा अरे अशोक कौन? हमने कहा हाँ ये है, पुराणों में नाम है हमारे अशोक नाम के एक राजा का। तो अब कब क्या हुआ था ज्यादा पता नहीं, पर एक नाम मिलता है। फिर अंग्रेजों ने निकाला, पूरा ढूंढ ढांड के, फिर 2-4 अभिलेख और मिले। नेटूर का मिला, उड़ेगोडम का मिला, गुर्जरा का मिला, उन सब में उसका नाम अशोक था। तब जाके पता चला कि इस आदमी का नाम अशोक है, जिसने क्या लगवाए हैं? अभिलेख। तो अभिलेखों के आधार पर अशोक हिस्ट्री पता चली, किताब तो है ही नहीं। तो यदि किताब नहीं हो तो भी हिस्ट्री हो सकती है, अभिलेख नहीं हो तो भी हिस्ट्री हो सकती। और हम तो कहते कालीबंगा के लोग इस प्रकार के मकान बनाया करते थे, कालीबंगा के लोगों की नाड़ियां ऐसी थी, कालीबंगा के लोग ये खाते थे। उनकी तो ना किताब और ना अभिलेख है। फिर खोद खोद के जमीन खोदी तो मिल गया, जमीन खोदने से इन सब चीजों की प्राप्ति होगी। एक बहुत बड़ा राजा हुआ बापा रावल, उसके टाइम का ना तो अभिलेख है, ना उसका टाइम के खोदने से कुछ मिल रहा है, ना उसके टाइम की कोई किताबें मिल रही है, तो सिक्के।
बापा रावल का सिक्का मिला है, उस पे बापा रावल नाम है, इसका मतलब बापा रावल नाम का आदमी तो हुआ है जिसने वो सिक्का चलाया है। और ताम्रपत्र, राजा जब भी पट्टा होता है, पट्टा जमीन का पट्टा, अपना ये प्लॉट है, ये मेरा प्लॉट है, क्या एविडेंस है कि ये प्लॉट आपका है? पट्टा होता है। पट्टा क्या होता है? एक कागज जिसमें लिखा होता है प्लॉट नंबर यहां से यहां तक फलान जी का है, यही तो है। तो राजा के टाइम भी तो पट्टा होता। अब पट्टा किस पे लिखा होता? कागज। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ही हो गए। उस टाइम राजा तांबे पे लिख के देता, तांबे की एक प्लेट लेता, लिख के देता, क्या पता कागज फट जाए, क्या पता कागज खो जाए, क्या पता कागज गल जाए, लेकिन तांबा तो ये भी होगा। तो ताम्र पत्थर, तांबे के पट्टे दिए जाते, और एक राजा कहता है यह जमीन मैं फलाने के नाम दे रहा हूं, इसका मतलब राजा तो है, तभी फलाने के नाम जमीन दे रहा। चलो ये तो राजा की बात हुई। हमें तो इतिहास में यह भी पता चलता है कि फलाने राजा के समय फलाने गांव में एक किसी महिला ने बावड़ी बनवाई थी, मतलब कुआं बनवाया था, जबकि उस बावड़ी पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हमें क्या पता वो महिला हुई थी? अभिलेख तो ही नहीं, मैंने कहा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। एक ही बात है, शिलालेख अभिलेख एक ही होता है, अलग अलग नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं। शिला मतलब पत्थर, वो है अभिलेख जो पत्थर पे लिख दिया गया शिलालेख। इवन ये तक मिलता है फलाने राजा का प्रधानमंत्री ये था, उसको इतने रुपए तनख्वाह मिलती थी। राजसमंद झील पर यह भी लिखा हुआ है कि इस राजसमंद झील को बनाने में 1,05,07,800 कुछ 37 रुपए 33 रुपए लिखे पॉइंट, इतने पैसे लगे थे। और एक एक हिसाब बताया हुआ है कि ऊंट गाड़ी वाले को इतने दिए गए थे, बैलगाड़ी वाले को इतने दिए गए थे, मिट्टी लाने वाले को इतने रुपए दिए गए थे, मजदूरों को इतने दिए गए थे, मिट्टी यहां से लेके आए थे, पत्थर यहां से लेके आए थे, मिस्त्री ये थे। किताबों में तो ये भी है, तो कहां से पता चला हमें? इतना नहीं लिखते कि इतनी डिटेलिंग हो। मोटे मोटे पत्थरों पे लिखा जाता फलाने राजा ने फलाना बनवाया, खत्म। उसमें ये थोड़ी लिखेगा मिट्टी कहां से लाए थे। पर ये डिटेलिंग भी मिलती है हमें तो। रिकॉर्ड्स, राजाओं ने रिकॉर्ड्स रखने शुरू किए। मतलब अपने को 16वीं शताब्दी के बाद तो राजाओं का यह तक मिलता है कि राजा सुबह कितने बजे उठा था, यह भी रिकॉर्ड्स करवाया उन्होंने। आज सुबह सूर्योदय सूर्योदय के बाद आधे घंटे बाद राजा उठा है, उठने के बाद उसने क्या खाया आज, ये तक रिकॉर्ड मेंशन है। कितने बजे दरबार में आया, दरबार में कितने लोगों से मिला है, उनमें से कितने लोगों को उसने दान दिया है, किन किन लोगों से बात की है, किसको अधिकारी अपॉइंट किया है, क्या क्या आदेश जारी किए, आदेश को लिखा किसने है, उस आदमी का नाम तक है कि राजा बोल रहा था इस आदमी लिखा था, राजा ने इसको कहा था इसने लिखवाया था। वो सारे रिकॉर्ड्स हमने बीकानेर रख रखे हैं। कहां रख रखे हैं? वो जगह है जहां पे रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसको बोलते हैं आर्काइव। क्या बोलते हैं? आर्काइव, या ज्यादा अच्छा शब्द होता है अपने हिंदी में एक अभिलेखागार। आर्काइव कह दीजिए या क्या कह दीजिए, अभिलेखक। तो वे सोर्स जो हमें आर्काइव में मिलते हैं वो सोर्स कैसे हो जाते हैं? आर्काइवल। कौन से सोर्स हो जाते हैं? राजाओं के टाइम की बहियां मिलती है। क्या मिलती है? बही। बही, बही समझते हो? खाते बही, खाता बही होता है, तो बहियां मतलब रानियों तक की बहियां। उसमें यह तक है कि फलानी रानी के पास में कितनी चुनड़ी थी, और वो चुनड़ियां कहां से रंगवाई थी, वो रंग लगाने वाला जो रंगरेज था उसने कितने रुपए लिए थे, इस रानी के गहने कौन कौन से थे। वरना कैसे रिकॉर्ड रखते? एक रानी मर गई फिर उसके गहनों का क्या होगा? एक उसकी बेटी है तो उसको दिए जाए, नहीं है तो राज्य जब्त करे। उसकी संदूक खोल के देखते कितने गहने हैं, रिकॉर्ड्स मिलाते, सारे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कहीं बेच तो नहीं गए बीच में। सब कुछ रिकॉर्ड है। आप इस बात को कभी सोच के देखिए कि एक राजा के 20 रानी है, राजा खुद 10 भाई है, बाकियों की भी 2-2 3-3 रानियां हैं, तो यूं करके एक परिवार में, उस परिवार में 50 महिलाएं हो गई। कहीं तो रहती होगी एक साथ, कोई तो रोटियां बनाता होगा उनकी। ये तक मेंशन है कि आज दाल कहां से मंगवाई थी और कौन सी दाल थी, उस दाल के लिए मसाले कौन कौन से आए थे, मसाले किसने भेजे थे, ये तक रिकॉर्ड किया है। तब जाके उन सब चीजों को पता। चूड़ा कौन सा पहना है, हाथी दांत का पहना था, लाख का पहना था, कहां से मंगवाए थे, कितने रुपए दिए थे उसके, इस रानी को खर्चे के कितने रुपए मिलते थे, उस रानी को खर्चे के कितने, सब मेंशन है। अपने को यूं लगता है कि भाई उनके पास खूब सारे रुपए पड़े होंगे, एक दिन रानी नहीं हो धोबा बरान का शॉपिंग करके आ रही हूं मैं ना। सब कुछ उन्होंने मेंशन करवाया, ये खर्चा हुआ है, सब कुछ वो लिख के गए। वो सब रिकॉर्ड जो कहलाता है, कौन सा कहलाता है उनका? आर्काइवल। कौन सा कहलाता है? हिस्ट्री को जानने के 3 सोर्स होते हैं। इस बार उन्होंने, आरपीसी ने साफ साफ सिलेबस में लिखा है
हिस्ट्री को जानने के सोर्स क्या क्या हमारे 3 सोर्स होते हैं बेसिकली। एक होता है आर्कियोलॉजिकल, कौन सा होता है? एक होता है लिटरेरी, कौन सा होता है? साहित्य। एक जो मैं अभी बता रहा था आपको आर्काइवल, पूरा लेखी, जिनमें पुराना लिखा हुआ मिलता है, पूरा लेख मिलते हैं, राजाओं के रिकॉर्ड्स, राजाओं के ऑर्डर्स मिलते हैं, वो कौन से हैं? पूरा। इवन ये तक मेंशन है एक राजा ने दूसरे राजा को लेटर लिखे, तो लेटर सारे पड़े हैं हमारे पास, उन लेटर से भी इतिहास पता चलता है। एक जयपुर के राजा ने जोधपुर के राजा को लेटर लिखा है, उस लेटर में उसने लिखा है आपको मेरी तरफ से नमस्ते हो, राजस्थानी में लिखा हुआ, मैं हिंदी में बता रहा हूं, आपको मेरी तरफ से नमस्ते, आपको मेरी तरफ से प्रणाम हो, मुझे इतनी तारीख को आपकी बहन से शादी करने के लिए जोधपुर आना था, राजा दूसरी जगह से, पर मैं इतनी तारीख को नहीं आ पाऊंगा क्योंकि जयपुर में अकाल है, इसलिए यहां पर एक बार जनता की देखभाल करनी आवश्यक है, अकाल के लिए ऑर्डर जारी करने आवश्यक है, प्लीज कोई अगला मुहूर्त देखिए, तब मैं बारात लेकर आ जाऊंगा। बाकी बात छोड़िए ब्याह की, ये पता चला ना उस साल अकाल था, ये पता चला ना अकाल के समय राजा ने क्या क्या किया होगा। आपकी नरेगा तो पूरी चलाई भी राजस्थान के राजाओं की है, काम के बदले अनाज योजना, कौन सी? अकाल पड़ जाता, अकाल पड़ जाता, अब क्या करें साहब, जनता राजा के पास आती, राजा कहते कुछ नहीं, दिन में काम करो, शाम को जाते टाइम मेरे से अनाज ले जाओ। क्या काम करें? तो झील खोदो, इससे क्या होगा, तुम्हें तो रोजगार मिल जाएगा, और झील खुद जाएगी, बारिश होगी तो भर जाएगी, तो पानी काम आएगा, दोनों काम आएगा। तो झील, कुएं, बावड़िया, महल, किले, ऐसे कुछ भी बनवा लिए जाते अकाल के समय में। ये मोदी जी का भाषण है संसद का कि नरेगा राजस्थान के राजाओं की शुरू की हुई है, कि उस समय राजाओं ने कहा कि साहब अकाल पड़ता है, तब अकाल में जनता को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, तो ये तरीका है, उनसे काम करो और बदले में उनको क्या दे दो? अनाज। अकाल में क्या होता, खाने की चीज ही तो नहीं होती, दे देंगे, इसके बदले में राज्य में कुछ ना कुछ एसेट बन जाएगी, परिसंपत्तियों का निर्माण हो जाएगा राज्य के अंदर, भले बड़ी चीज है। वो जो सारे रिकॉर्ड है वो किसमें है? आर्काइवल सोर्सेस के अंदर है। बाकी कौन से आपके अच्छा, लिटरेरी सोर्स क्या होता है? लिटरेरी सोर्स है किताबें। अब किताब तो हिस्टोरिकल बुक भी हो सकती है कि पूरी हिस्ट्री की लिखी हो, यह भी तो हो सकता है किसी ने कहानी लिखी है, ये क्यों, किसी ने कहानी लिखी है, किसी ने कविता लिखी है, उनसे हमें चुगने पड़ते हैं, सोर्स निकालने पड़ते हैं। एक कहानी है, उस कहानी में हम देखते हैं अरे राजा का नाम भी अच्छा है, उसका मतलब इस टाइम में यह राजा होता। एक लव स्टोरी लिखी किसी ने, एक कोई दूसरी लव स्टोरी के, जलाल बुबना की एक लव स्टोरी है, एक जलाल नाम का लड़का और बुबना नाम की एक लड़की है, उनकी लव स्टोरी है। तो हिस्टोरिकल रेफरेंस तो कुछ ही नहीं है सीधा सीधा, पर हमें उससे ये पता चलता है कि उस टाइम फलाना राजा था, तो हम टाइम पीरियड निकालते हैं, अच्छा ये राजा इस टाइम में था, ये चीज इस टाइम में हुई। क्रॉनिकल, वो क्रोनोलॉजी सेट कर पाते हैं हम कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, वो सब चीजें इनसे पता चलती है। तो लिटरेरी सोर्स इसलिए काम के होते हैं, अलग अलग भाषाओं की लिटरेरी सोर्स है। हम देखते हैं कि प्राचीन में जो भी हमें बुक्स मिल रही है सारी, उनकी लैंग्वेज संस्कृत है। उसके बाद में जो बुक्स मिल रही है उनकी लैंग्वेज दो प्रकार की मिल रही है, आइदर राजस्थानी और फारसी, या तो राजस्थानी या फारसी। अच्छा, हम भले आर्कियोलॉजिकल सोर्स ले, भले लिटरेरी सोर्स ले, और भले आर्काइवल सोर्स ले, कहीं भी हिंदी नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रही? इसका मतलब आजादी से पहले तक राजस्थान में हिंदी नहीं थी, हिंदी का कोई लेना देना नहीं था आजादी से पहले। आजादी के बाद सीखी हमने, 47 के बाद आई। पहले राजाओं की अपनी अपनी जो जबान थी, उस जबान के अंदर वो लिखवाते रहे। मुसलमानों का प्रभाव है तो फारसी लिखवा ली, अंग्रेजों का प्रभाव है तो अंग्रेजी लिखवा ली, हिंदी नहीं आई। आजादी के आसपास के सालों के अंदर, आजादी से थोड़ा पहले और आजादी के बाद में पूरी तरीके से हिंदी का प्रवेश हुआ। तो पता चलता है ना कौन सी भाषा किस समय आ रही है, किस समय नहीं आ रही। तो हिस्टोरिकल सोर्स जानने बेहद जरूरी है, वो बताते हैं कि हिस्ट्री की दिशा क्या है, हिस्ट्री किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, उस समय के लोग क्या सोचते थे, किसकी पूजा करते, किसकी पूजा नहीं करते। हमें आज के 2200 साल पहले का अभिलेख मिला है। कितने साल पहले का? 2000 ही नहीं, ईस्वी को चले, अभी 2026 है, अंग्रेजों का कैलेंडर तो 2000 साल हुए, इससे भी 200 साल पहले का तो अभिलेख है। चित्तौड़गढ़ से एक अभिलेख मिला और उसमें लिखा हुआ है कि हमने भगवान कृष्ण की पूजा की। इसका मतलब आज के 2200 साल पहले राजस्थान के लोग भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे थे। इसका मतलब आज के 2200 साल पहले राजस्थान में वेल सेटअप था पूजा वूजा का। एक अभिलेख पढ़ने से ये सारी बातें पता चली। हेडिंग डालो। हाँ, अभी 2 मिनट में आता है। एक बात लिखो, इतिहास के स्रोत, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री।
तीन चीज उतार लो इसके नीचे, लिखो पुरातात्विक मीन्स आर्कियोलॉजिकल, साहित्यिक मीन्स लिटरेरी, और पूरा लेखीय मीन्स आर्काइवल। कौन कौन से तीन सोर्स है बताओ देखे? आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी और, तो हिस्ट्री को तीन प्रकार, हिस्ट्री के सोर्स को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से तीन भाग हो सकते हैं? आर्कियोलॉजिकल हो सकते हैं, वो लिटरेरी हो सकते हैं, और वो आर्काइवल हो सकते हैं। पहले पड़ गई बात, एक एक का पोस्टमार्टम करें। पहले लिखो पुरातात्विक। आर्कियोलॉजिकल, इसके कौन कौन से होते हैं मैं एक बार लिखता हूं, फिर अपने एक एक शुरू करेंगे। इसमें क्या क्या आता है वो मैं एक बार लिख रहा हूं, आप वैसा वैसा उतार लीजिए, फिर मैं एक एक समझाता हूं। इसी में नीचे जगह नहीं बची, आप नीचे लिखना, मेरे इधर लिख रहा हूं मैं। तो हिस्ट्री को जानने के कितने सोर्स होते हैं? तीन। कौन कौन से? आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी और आर्काइवल, पुरातात्विक, साहित्यिक और पुरालेख। पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं? पुरातात्विक। पुरातात्विक में सबसे पहले क्या लिखा है? अभिलेख। क्या लिखा है? अभिलेख। इंग्लिश में क्या लिखा हमने? इंस्क्रिप्शन। क्या लिखा है? इंस्क्रिप्शन। अब सुन लीजिए, उतार लिया ना ये सब, जो कुछ भी लिखा हुआ वो अभिलेख है, जो तुम्हारी कॉपी में ये अभिलेख है। पर जब यहां हम अभिलेखों की बातें करते हैं, तब बेसिकली राजाओं ने उस समय जो कोई काम किए वो पत्थरों पे लिखवा दिए। रोक एडिक्ट्स, पत्थरों पे उन्होंने एडिक्ट लिखवाए, अपने आदेश लिखवाए, उनको हम बोलते हैं अभिलेख। क्योंकि पत्थरों, अब पत्थर दो प्रकार के हो सकते हैं, देखो, या तो चौड़ा या लंबा, या तो ऐसे किसी पत्थर पे लिखवा दिया या ऐसे किसी पत्थर पे लिखवा दिया। ये लिखवाओ तब तो पिलर, ये लिखवाओ तो रोक, तो रॉक इंस्क्रिप्शन या पिलर इंस्क्रिप्शन। ये तुमको तो पेपर इंस्क्रिप्शन। अभी तो कागज पे लिख ही तो रहे हो कुछ ना कुछ, तो ये अपने आप में कागज अभिलेख है। कुछ ही बोलिए, जो कुछ लिखा हुआ वो क्या है? अभिलेख। पर हम जिन अभिलेखों की बातें करेंगे वे है जो किस पे लिखे गए? पत्थर पे। एक मंदिर बनाया, ये अभी तक मैं तो बताऊं, आज राजस्थान में जयपुर में एक बड़ा हॉस्पिटल बने, तो उस हॉस्पिटल के बाहर एक पत्थर लगेगा, उस पत्थर पे लिखा जाएगा इस अस्पताल का निर्माण मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा के शासनकाल में हुआ, है ना, या उनके मुख्यमंत्री काल के अंदर किया गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से किया गया था। इस समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, फलाने मंत्री फलाने मंत्री फलाने मंत्री भी उपस्थित थे। अभिलेख है ना। मैं कहता हूं दुनिया समाप्त हो जाए, एक दिन सब प्रलय हो जाए, मर मुरा जाए सारे के सारे, और 500 साल बाद में दोबारा खोदें, तब भी वो पट्टी मिलेगी?
उस पट्टी पे पता चलेगा कि 2026 में श्रीमान भजनलाल जी शर्मा के मुख्यमंत्रित्व काल के अंदर अस्पताल बनाया गया। अभी उस समय जो इतिहास लिखेंगे वो लिखेंगे किसी समय यहाँ भजनलाल शर्मा नामक एक मुख्यमंत्री थे। यही है, और क्या इसी प्रकार से मिलेगा? मैं तो यूं बड़ा सोचता हूं कि कभी यूं दुनिया समाप्त और निकलेगी ना, तो अपने जयपुर में कॉलोनियों के गेट लगे हुए हैं, और जिस एमएलए ने गेट लगे उनके नाम है। सिविल लाइंस के सारे गेट पे लिखा प्रताप सिंह खचरी आवास द्वारा इन गेट का निर्माण करवाया गया। मैं पहले मालवीय नगर रहता था, वहां लिखा था कालीचरण सर्राफ द्वारा इन गेट का निर्माण करवाया गया था। मगर यार बाद में कभी इतिहास लिखा जाएगा तब आएगा कि संभवतः यहाँ का राजा कालीचरण सर्राफ था, जिसने अपने शहर को चारों तरफ से गेट से बंद कर दिया था ताकि कोई भी आक्रमण, ये है कि यार कभी 1000 साल बाद मर मुरा जाए दुनिया और वापस खोदा जाए तो कुछ ना कुछ इसी प्रकार से लिखा जाएगा। ऐसे आज लिखा जा रहा है, तो वो की वो बात है। तो अभिलेख समझ गए, जो कुछ ये पत्थरों पे राजाओं ने लिखवाया वो कुछ भी लिखवा सकते हैं। हो सकता है वो कोई युद्ध जीत के वो लिखवाया, हो सकता है उन्होंने दान दिया हो किसी को वो लिखवाया, हो सकता है उन्होंने कोई बिल्डिंग बनवाई हो वो लिखवाया, हो सकता है उसने अपने 20 पीढ़ियां एक साथ नाम लिखवा दिए। खूब सारे ऐसे पिलर मिले हैं जिन पे उसने कहा मैं, मेरे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, सरदादाजी, लड़दादाजी, लड़खड़ दादाजी, खड़खड़ दादाजी, सड़खड़ दादाजी, 20-20 पीढ़ियां लिखवा दी उसने। उससे हमें पता चला इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन। अच्छा, एक कोई पिलर मिला उसमें 20 लोगों के नाम है, एक को बुक मिली उसमें 20 लोगों के नाम है, और अंतर है, पिलर वाले नाम अलग और बुक वाले नाम है अलग। हम और क्रॉस चेक करते हैं और कहां पर है, फिर हम देखते हैं अच्छा 3 जगह एक जैसे एक जगह अलग है, इसका मतलब एक अलग वाले ने गलती कर दी, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर गया, क्योंकि जब 300 साल बाद में नाम लिखे जाएंगे तो एक आधा ऊपर नीचे हो गया, मिसप्रिंट हुआ, उसके पास व्हाइटनर भी नहीं था कि सही करता, तो वो बेचारा वैसे वैसे लिख गया। तो पहला सोर्स कौन सा हो सकता है? अभिलेख। कौन सा हो सकता है? और सबसे ज्यादा हमें जानकारी इतिहास की मिल रही है तो किससे मिल रही है? अच्छा, अभिलेखों की जानकारी ज्यादा रिलायबल मानी जाती है, कारण कि एक आदमी जब जो करता है वैसा लिखवा देता है ना, उसके दिमाग में और किंतु परंतु नहीं होता। हो सकता है 5 पीढ़ी बाद में या 2 पीढ़ी बाद में उसका जब बेटा पोता लिखवाए तो सोचेगा पापा की थोड़ी तारीफ कर देते हैं। तो बाद वाले ने जब भी लिखवाया तो उसने कहा मेरे पिताजी ये थे, मेरे पिताजी ये थे, तो उसमें एग्जेजरेशन है, थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा और लिखवा गया है। जबकि यदि उसी राजा ने लिखवाया तो उनमें ज्यादा एग्जेजरेशन नहीं है। तो हिस्ट्री के अभिलेख यदि उसी राजा के टाइम के मिलते हैं वो ज्यादा रिलायबल है, वो ज्यादा सही मिलते हैं कि उनमें कोई भी हेरफेर नहीं की गई। दूसरे कौन से? अच्छा, मान लो एक कोई जगह है, राजा महाराजा छोड़िए आप, तो अपने टोंक के पास में एक जगह रेड, कौन जगह है? रेड। यहां टोंक में अपने एक जगह रेड नाम करके जमीन खोदी, सिक्के मिलते हैं, और सब सिक्कों पे कुछ अलग अलग लिखा हुआ है। कई सिक्कों पे लिखा हुआ है मालवाना जैनम, कई सिक्कों पे कोई लिखा हुआ मित्रा, कोई सिक्कों पे लिखा हुआ गुप्त, किसी सिक्कों पर कुछ। तो आपको सर अलग अलग राजाओं के टाइम के सिक्के, क्या बड़ी बात होगी? मालवों के टाइम का सिक्का है, गुप्तों के टाइम का सिक्का है, मित्रों के टाइम का सिक्का है, जो अलग अलग डायनेस्टी आती है उनके सिक्के। मैं कहूं अरे ये तो भारत के ही थे, इसमें तो भारत के बाहर के सिक्के हैं, कुछ ग्रीक सिक्के मिलते हैं यहाँ पे दूसरे। आपको क्या बड़ी बात है सर? हो सकता है ग्रीक आए और उनके सिक्के हो। एग्जैक्टली, ग्रीक आए और उनके सिक्के। ग्रीक क्यों आए? व्यापार। और रेड में अलग अलग प्रकार के सिक्के, इसका मतलब व्यापार ज्यादा है। आप कोई पूछे कि राजस्थान में प्राचीन व्यापारिक केंद्र कौन से थे? रेड, ये ट्रेड सेंटर था, यहां पे ट्रेड हो रहा होगा। उदयपुर का आहड़, जालोर का भीनमाल, ये सारे के सारे ट्रेड सेंटर है जहां पर किसी ना किसी प्रकार का ट्रेड था, क्योंकि वहां पे ज्यादा क्या मिल रहे हैं। तो सिक्के हिस्ट्री छोड़िए, इकोनॉमी बता रहे हैं। अच्छा, हमें सिक्के मिलते हैं, जैसे भारत में एक डायनेस्टी थी कुषाण। कौन सी डायनेस्टी थी? कुषाण। एक डायनेस्टी थी गुप्त। अलग अलग डायनेस्टी भी है, पहले कुषाण डायनेस्टी हुई, बाद में कौन सी हुई? गुप्त। कुषाणों के सोने के सिक्के मिले, गोल्ड कॉइन्स खूब सारे मिले उनके। गुप्तों के गोल्ड कॉइन्स खूब सारे मिले, इवन सबसे अधिक गोल्ड कॉइन्स किसी के मिले तो गुप्तों के हैं। पर कुषाणों वाले गोल्ड कॉइन्स में जो गोल्ड है वो ज्यादा प्योर है, और गुप्ताज के गोल्ड कॉइन्स में जो गोल्ड है उसमें मिलावट है। इसका मतलब गुप्तों के पास आते आते धन कम हुआ है, तो उन्होंने कहा सिक्का और किसी के बनाओ, ऊपर चांदी का झोल ही कर दो, उस ऊपर सोने का झोल ही कर दो। इसका मतलब उनके सिक्कों में आगे गिरावट देखने को मिलती है, इसका मतलब सोना कहीं ना कहीं क्या हुआ है? कम हुआ। आज अपने कह देते हैं कि साहब सोने की रेट ज्यादा हो गई इसलिए लोग कम खरीद रहे होंगे, उस समय भी कुछ ना कुछ वही होगा, तभी उनके सिक्कों में ज्यादा और उनके सिक्कों में कम। इकोनॉमी पता चल रही है ना कि इस समय इसका मतलब इस प्रोस्पेरिटी ज्यादा रही होगी, इस समय जो समृद्धि है, जो संपन्नता है वो क्या रही होगी? कम रही होगी। दोनों चीजें पता चलती है। तो सिक्के हमें न केवल
पॉलिटिकल हिस्ट्री बताते हैं बल्कि इकोनॉमिक हिस्ट्री बताते हैं। तीसरा, एक राजा के सिक्के हैं, उन सिक्कों पे कोई चित्र बने हुए हैं। एक राजा के कुछ सिक्कों पे शिव जी है, एक राजा के सिक्कों पे विष्णु जी। आपने नहीं पता चलता नहीं किसको मानते थे, शिव को मानते थे कि विष्णु को मानते थे, लक्ष्मी को मानते थे कि दुर्गा को मानते थे, उनकी रिलीजियस जो भी उस समय उनका विश्वास रहा होगा वो सब पता चलता है उनका। तीसरा कौन सा, ताम्रपत्र, कॉपर प्लेट्स। अभी मैंने बताया पट्टे देते जमीन के, किसी राजा के ज्यादा ताम्रपत्र मिलते इसका मतलब दान ज्यादा किया होगा। अच्छा, किसको दिया है ताम्रपत्र आपने, यह भी देखने वाली बात है। आपने मंदिरों को ताम्रपत्र ज्यादा बांटे, इसका मतलब मंदिरों को जमीन ज्यादा दान में दी है। हो सकता है आपने कुछ ऐसे लोगों को दान ज्यादा दिया है जो आपके दरबार में किताबें लिखते थे, विद्वान स्कॉलर्स, इसका मतलब आप स्कॉलर्स को ताम्रपत्र बांट रहे थे। तो कौन से राजा ने स्कॉलर्स को ज्यादा बढ़ाया, कौन से राजा के टाइम में कम स्कॉलर्स थे, वो भी पता चलता है। अच्छा, ताम्रपत्र शुरुआत के जितने ताम्रपत्र है सारे संस्कृत में, बाद के जो ताम्रपत्र है वो राजस्थानी में है। इसका मतलब भाषाओं का विकास पता चलता है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, कि पहले लैंग्वेज क्या रही होगी बाद में लैंग्वेज क्या रहेगी, कितनी सारी बातें बताते हो। स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, चित्तौड़ के किले की शेप अलग, जैसलमेर का किला अलग प्रकार से बना हुआ, नागदा के मंदिर अलग प्रकार से बने हुए, जयपुर का जगत शिरोमणि का मंदिर अलग प्रकार से बना हुआ, अलग अलग टाइम की आर्किटेक्चर अलग। हमें पता चलता आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, कौन से राजाओं के टाइम में किस प्रकार के आर्किटेक्चर थी। अच्छा, जितने भी फोर्ट बने हुए उनमें मोटी मोटी दीवारें खींच दी गई, ऊंची ऊंची दीवारें पहाड़ों पर बना दिए गए, और किसी प्रकार का कोई उनमें सुंदरता जैसी चीज नहीं दिख रही। बस एक बड़ा सा किला बनाया हुआ है, मोटी दीवार है, ऊंची दीवार है, और एकदम ऊपर बड़ा सा दरवाजा बनाया हुआ है, रास्ता भी बहुत खराब है, चढ़ ही नहीं सकते आप ऊपर। वहीं एक राजा ने महल बना रखा, बहुत सुंदर है, अंदर जाके आप देखते हो तो डिजाइनिंग बनाई हुई, दीवारों के ऊपर भी बहुत पेंटिंग बनाई हुई, छत पे भी पेंटिंग बनाई हुई, सोने चांदी का काम किया हुआ दीवारों पर। इसका मतलब फोर्ट सिक्योरिटी के लिए बनाए गए और महल रहने के लिए। और जिसमें जितनी कम ब्यूटी है, जो जितना कम सुंदर है, इसका मतलब दो चीज है, यहां तो इसके टाइम में अटैक ज्यादा हुए हैं, तो इसने कहा बनाओ एक बार जैसे तैसे करके, ब्यूटी बाद में देखेंगे, बचो, या पैसे कम है। सोने चांदी का काम तो दीवारों पर तभी होगा जब रुपए खूब सारे होंगे, तो क्या पता गरीब रह रहे हो, रुपए नहीं रहे इसलिए बना दिए गए। नाहरगढ़ में 9 कमरे बने हुए और 9 के 9 एक जैसे, ये दीवार यहां तो ये दीवार यहां, ये दरवाजा यहां पर इतना 5 फीट का, तो ये भी, ये खिड़की इसमें 2.5 फीट की 2.5 फीट की, एक जैसे क्यों? पता चला साहब एक राजा के 9 थी, 9 लड़ी की, इसका अच्छा इसका, उसने एक जैसे बना दी, लो रो सबके एक जैसे। पता चलता है ना कौन से राजा के 9 थी जिनके लिए 9 अलग अलग प्रकार के बना दिए गए, या 9 एक जैसे बनवा दिए गए। और कौन से, आरपीसी का सवाल है, 9 एक जैसे महल राजस्थान के कौन से किले में दिखाई देते हैं? नाहरगढ़। हम आगे राजा पढ़ लेंगे, माधो सिंह सेकंड था जिसने वो 9 बनवाए थे। आर्किटेक्चर से खूब सारी चीजें पता चलती है। पेंटिंग्स, मैं तो कहता हूं आज के 5000 साल पहले एक किसी गुफा में मनुष्य रहता था, ऐसी गुफाएं मिली है अपने खूब सारी, उन गुफाओं में पेंटिंग्स है, और उसने एक पेंटिंग बना रखी है जिसके अंदर वो अभी अभी एक जानवर को मार के लाया है और घर वाले सारे बैठ के उसको छील रहे हैं। पता चलता है ना कि व्यक्ति शिकारी था उस समय, पता चलता ना वो मांसाहारी था, पता चलता ना पूरा परिवार मिलके काम करता था। हो सकता है एक को पेंटिंग और मिली है और उस पेंटिंग के अंदर एक हिरण दौड़ रहा है और एक आदमी उसको तीर मार रहा है, पुरुष है या महिला, ये भी तो देखने वाला है। क्या हंटिंग के लिए पुरुष ही जाते थे या महिलाएं जाती थी? और यदि कि महिलाओं की पेंटिंग मिल रही है तो कौन से इलाके हैं जहां पे मिल रही है? कितनी सारी चीजें पता चलती है। या महिलाओं को कोई दूसरा काम करते हुए दिखाया गया, तो क्या महिलाएं केवल घर के कामों तक सीमित या बाहर भी जाया करती थी? यदि बाहर जाती थी तो क्या क्या काम करती थी? बूंदी का एक राजा हुआ है उमेद सिंह, एक महल में 2 पेंटिंग है उसकी बड़ी सुंदर सुंदर, एक पेंटिंग में श्रीनाथ जी की पूजा कर रहा है, एक पेंटिंग में जंगली सूर का शिकार कर रहा है। 2 चीजें पता चल रहा है, राजा है बहुत अच्छा शिकारी रहा होगा, राजा है वैष्णव संप्रदाय को मानता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान विष्णु के ग्रुप श्रीनाथ जी है तो श्रीनाथ जी की पूजा करता है। वरना हम कैसे जान पाते क्या है? या तो लिखा हुआ हो या कोई पेंटिंग हो। मूर्तियां, कितनी सुंदर मूर्ति बनी हुई है। मूर्ति का तो क्या है, हो सकता है नॉर्मल एक मूर्ति बना दी गई हो सकता है बहुत सुंदर कारीगरी करके उसने मूर्ति बनाई हो। बहुत सुंदर कारीगरी देखने को मिलती है, 2 कारण, कारीगर बहुत अच्छे रहे होंगे, जो भी बनाने वाले आर्टिसन से उसके वो बहुत अच्छे रहे होंगे, हो सकता है राजा के पास पैसे खूब सारे उसने बहुत सुंदर बनाई हो।
अच्छी नहीं है कारीगरी उनमें, आर्ट उनकी अच्छी नहीं है, इसका मतलब बनाने वाले इतने अच्छे नहीं थे, या राजा के पास पैसे नहीं होंगे, ढंग के कारीगर लाया नहीं होगा। अच्छा, उन मूर्तियों से यह भी पता चलता किसकी है मूर्ति, कि शिव जी की ज्यादा है। मैं कहता हूं अभी आप में से इतने सारे लोग बैठे हो, आपके किस किस के गांव में सूर्य भगवान का मंदिर है? 2 3 4, जिनमें कोई जयपुर का वो हाथ मत खड़ा करना, शहर वाले मत खड़ा करना, गांव गांव में एक, कौन से गांव में? हाँ, देवका, वहां पर तुम भी वहीं के, दो तो एक ही गांव के होते, एक तो देवका के अंदर, दो और तो एक गांव, ये दो लोगों ने और हाथ खड़े किए तो 2 गांव, 3 गांव। सूर्य भगवान के मंदिर नहीं देखने को मिल रहे। 10वीं शताब्दी में अपने सूर्य भगवान के खूब सारे मंदिर है। इसका मतलब उन मूर्तियों से पता चलता है कि भगवान की पूजा भी अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से हुई है। अब कोई भगवान दूसरे, पहले कोई भगवान दूसरे, पहले कोई भगवान दूसरे। आप में से कितने लोग हैं जो खाटू श्याम जी के गए हैं? खूब सारे लोग, है ना। आज दादाजी की उम्र की जो परिवार में जिंदा लोग हो उनसे पूछना जाके उनमें से कौन कौन गए थे। और तुम बाड़मेर वाले तो पूरे गांव में जाके पूछना कि कितने लोग गए थे। अभी ज्यादा है, कारण ट्रांसपोर्टेशन। किसी टाइम में जब ट्रांसपोर्टेशन था ही नहीं तो बाड़मेर वाला खाटू श्याम जी पहुंचता कैसे? आज है दूसरा, सोशल मीडिया। सब जब वहीं जा रहे हैं तो फियर ऑफ मिसिंग आउट। मुझे लगता है मैं ना पीछे रह जाऊं, मुझे भी यहीं जाना है, दूसरी जगह नहीं जाना है, इसलिए सब जा रहे हैं। अभी हम करंट की मैगजीन तैयार कर रहे थे, तब उसमें पढ़ा इस बार राजस्थान में सबसे अधिक टूरिस्ट सिक्कर जिले में आए। कौन से जिले में? सिक्कर में क्या देखना है? देखना जयपुर देखते, देखना तो उदयपुर देखते, देखना तो अजमेर देखते, देखना तो जोधपुर देखते, सिक्कर में क्या देखना? कह रहे सिक्कर नहीं गए, खाटू श्याम जी गए। है तो टूरिस्ट ही। सिक्कर जिले की बात कर रहे हैं, सिक्कर शहर की बात थोड़ी कर रहे हैं। सिक्कर जिले में धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म। अच्छा, उन मूर्तियों में हमें यह पता चलता है कुछ मूर्तियां ऐसे जिनमें शिव और विष्णु साथ है। हरि हर, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव जी, मिला दिए गए। इसका मतलब हम दोनों लोगों को एक साथ कर रहे हैं। अच्छा, कुछ मूर्तियां ऐसी जिनमें शिव और पार्वती साथ है, अर्धनारीश्वर। इसका मतलब देवी और देवता दोनों की पूजा एक साथ करने लग गए थे। क्या कारण रहे होंगे दोनों की पूजा एक साथ होने लग गई? अच्छा, राजस्थान में देवियों की पूजा ज्यादा है, और सारी देवियों के यहां पर यह था कि बकरे चढ़ाओ, दारू चढ़ाओ। हमें और पता चलता है कि जिन राज्यों में युद्ध ज्यादा होंगे वहां पर इस प्रकार की बातें होंगी। देवी मांगे नहीं मांगे बकरा खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी, पर उन्होंने ट्रेडिशन बनाया कि 10 साल के बच्चे को तलवार देखो कि बकरे का गर्दन काट दे, ताकि जब वो 15 साल का हो तो दुश्मन की गर्दन काटते हुए शर्म नहीं आए, डर ना लगे उसको। 15 साल के को युद्ध में जाना पड़ेगा, और वहां पे जाने पे हाथ कांप गए तो अरे आदमी कैसे मार जाएगा, वरना 2-4 बकरे काटे हुए थे गर्दन काट दिया करता। ये ट्रेडिशन है, आपको उसको उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। उस जो जैसा समाज होगा, जो जिनके क्रियाकलाप होंगे, वहां वैसे देवी देवताओं की पूजा होगी। ये सब क्लाइमेट पर होगा, सब उस प्रकार की चीजें होगी। हमने सारे देवी देवताओं को उस प्रकार से, शेर की सवारी करते हुए उस प्रकार से बनाया हमारे देवी देवताओं, ताकि वो भावनाएं जिंदा रहे। मूर्तियों से पता चलती है, आप मूर्तियां देखोगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, मूर्तियों में यह भी है कि एक मूर्ति में राजा, एक ऐसी मंदिर है जिसके बाहर राजा पूजा कर रहा था, हमें पता चलता ना ये राजा इस देवी की पूजा करता था, या ये राजा इस देवी को अधिक मानता था। ये सब चीजें, इनमें भी सबसे अच्छा सोर्स एक और रिमेन्स। जमीन को खोदने के बाद क्या मिला? अंग्रेज जब हमारे देश में, उनको बड़ा अचंबा था। अंग्रेजों का यह मानना था कि दुनिया सिविलाइज कब हुई, दुनिया सभ्य कब हुई? कि जब ईसा मसीह आए। जब कौन है? आपके विश्वास वैसे होते हैं जिनमें आप पले बड़े होते हो। अंग्रेजों के लिए सबसे बड़े भगवान कौन? ईसा मसीह। तो उनको लगता था दुनिया भली कब हुई? ईसा मसीह, क्योंकि दुनिया को सभ्यता का पाठ किसने पढ़ाया? ईसा मसीह। ईसा मसीह कब आए? जितने साल का कैलेंडर हुआ, 2026 हो गए, कैलेंडर शुरू होने के 4 साल पहले ईसा मसीह आए, तो 2030। तो ईसा मसीह को आए कितने साल हो गए? 2030। तो अंग्रेजों के हिसाब से दुनिया सभ्य कितने सालों में हुई? 2030 सालों में हुई है। अब उन्होंने अपने यहां कोई खुदाई की, तब मिला हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तब मिला कालीबंगा। ईसा मसीह से 3000 साल पहले। ईसा मसीह से उनका दिमाग खराब हो गया कि ये पहले ही सभ्य थे। 3000 साल पहले पक्की ईंटों के मकान है, और एक मंजिल नहीं, डबल स्टोरी, डबल स्टोरी मकान है, स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए, सब में बाथरूम अलग है,
बाहर नालियां हैं, नालियां ऊपर से ढकी हुई है, नालियों के बीच बीच में उन्होंने सुराग रखे हैं, होल रखे हैं, ताकि कचरा आ जाए तो निकाल लें। नालियां एक बड़े नाले में मिल रही है, बड़ा नाला गांव के बाहर जा रहा है। मतलब कितना ज्यादा हाइजीन का ध्यान रखा उन्होंने कि गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। उनकी जो भी कॉलोनी बनी हुई है, उस कॉलोनी के बाहर एक गेट है, उस गेट पर एक कमरा है, इसका मतलब कोई वॉचमैन बैठता है। अंदर कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा एंट्री करता होगा, किसके घर पे जाओगे, कितने नंबर मकान के अंदर जाओगे। उनका एक भी गेट रोड की तरफ नहीं है, रोड के दूसरी साइड है। इसका मतलब प्राइवेसी का कितना ध्यान रखते होंगे कि आता जाता आदमी हमारे घर के अंदर ना झांक ले। एक भी ग्राउंड फ्लोर पे खिड़की नहीं बनाई है उन्होंने, खिड़की से भी कोई नहीं झांकना चाहिए, जबकि यदि फर्स्ट फ्लोर बनाए तो उनमें खिड़कियां बना दी है। प्राइवेसी का ध्यान रख रहे हैं, सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे हैं, वॉचमैन रख रहे हैं, पक्की ईंटों के मकान बना रहे हैं। अंग्रेजों को तो पल्ले ही नहीं पड़ी कि यार कब से शुरू करें इसको, कहां से शुरू किया जाना चाहिए। अंग्रेजों में एक व्यक्ति था अलेक्जेंडर कनिंगम। क्या नाम था? वो पहला आदमी था जिसने खुदाई शुरू करवाई। ये खुदाई शुरू करने वाला भारत में सबसे पहले खुदाई शुरू करने वाला बंदा था, तो कौन था? तो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया यदि किसी व्यक्ति कहा जाता तो कौन था? मैं लिखाऊंगा, अभी नहीं, अभी नहीं, मैं लिखाऊं तब एक बार मैं बोलूंगा, उस पर सुनने पे ध्यान दीजिए। मास्टर जो लिखवाता है उससे अधिक इंपॉर्टेंट वो है जो नहीं लिखवाता है, इसलिए सुना जाए। ये क्लास केवल सुनने के लिए, लिखने के लिए होती है। नोट्स नीचे बिक रहे हैं, 3,000 रुपए में उठाइए वहां से, कोचिंग में एडमिशन मत लीजिए, वो पढ़िए केवल। अलेक्जेंडर कनिंगम जब भारत आया तो उसको भारत में एक धर्म को देखने के बाद बड़ा अलग लगा थोड़ा, बौद्ध धर्म। कौन सा? दुनिया में दो धर्म बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, ईसाई और इस्लाम। कौन कौन? क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स। ये दो धर्म दुनिया के अधिकतर देशों में, दुनिया के अधिकतर देश या तो क्रिश्चियंस है या दुनिया का अधिकतर देश कौन है? मुस्लिम्स। मोस्ट ऑफ कंट्रीज यही है। क्या रीजन है इसका? राजा, राजा ईसाई बना, उसने अपनी पूरी पब्लिक को कहा सिलेबस चेंज, कल बाइबल पढ़ोगे, तो सारी सारी पब्लिक क्या होगी? क्रिश्चियन। राजा मुसलमान बना, उसने कहा सब कल से सब कुरान पढ़ोगे, सारे के सारे क्या हो गए? मुस्लिम। अंग्रेज जब भारत आए तब उनको एक धर्म के बारे में और पता चला, बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट। और उनको पता चला भारत नहीं, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, कोरिया, जापान सब बुद्धिस्ट है। तो उनका समझ में आ गया हमारे। एक कोई राजा होगा जिसने तलवार लगा लगा लोगों को कहा होगा बुद्ध बन जाओ, लोगों का नहीं, बुद्धों का तो मूल सिद्धांत नॉन वायलेंस, अहिंसा, मारकाट नहीं मचानी। उन्होंने तो कहा था युद्ध बंद करो, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। उनको देख के तो अशोक ने लड़ाइयां बंद कर दी भाई साहब। तो फिर ये धर्म कैसे फैले, तो फिर ये सब चीजें आगे कैसे फैली? साहब इनके सिद्धांत, इनके प्रिंसिपल्स, खूब सारे लोग हुए, खूब भिक्षु हुए, मॉन्क्स हुए, वो गए अलग अलग देशों में, वहां जाके उन्होंने बुद्धिज्म की बातें बताई, तो बुद्धिज्म फैला। अलेक्जेंडर कनिंगम को बड़ा जोरदार लगा, कोई आदमी कुछ ऐसे प्रिंसिपल बता के जाता कि पूरी दुनिया उनको फॉलो करने लग जाती। वे लोग जिनके ना तो उसका जन्म हुआ था ना वो वहां पे गया था, उसके बावजूद लोग उसको फॉलो करते हैं, उसकी मूर्तियां बनाते हैं। उसने कहा इस बुद्धिज्म के बारे में पता लगाया जाए, और उसने अलग अलग जगह खुदाई करवानी शुरू की जो भगवान बुद्ध से संबंधित हो सकती थी। उस बंदे के साथ समस्या ये थी कि वो बुद्धिज्म में इतना इन्वॉल्व हो गया था कि उसको कुछ भी मिलता उसको किससे जोड़ देता? बुद्धिज्म। उसको कोई लाल रंग का धागा मिल गया तो उसने लिखा बौद्ध धर्म के लोग लाल रंग का धागा बांधते थे। अब वो बौद्ध धर्म से पहले का है बाद का, उसने इस तरफ ध्यान नहीं ज्यादा, पर भारत में शुरुआत कर गया था वो चीजों। तो भारत में आर्कियोलॉजी की शुरुआत करने वाला बंदा वो कौन है? सरकार ने रुपए नहीं दिए, उसने या तो खुद के रुपए खर्च कर लिया, दोस्तों का फोन पे कर खुदाई करवानी है, पर वो यहां खुदाई करवा के गया। राजस्थान में भी खुदाई का काम कोई शुरू करवाता, दो बंदा कौन था? उसने एक बंदे को अपने यहां पर भेजा था, कार्लाइल। किसको भेजा था? तो भारत में फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कौन? राजस्थान में फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कौन? आप लिखो, फिर अलग अलग पढ़ेंगे, एक बार एक एक लिखना शुरू करो। अलेक्जेंडर कनिंगम को भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंगम इज नोन एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। अलेक्जेंडर कनिंगम को भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंगम इज नोन एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया।
अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम इज नोन एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम इज नोन एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। नीचे लाइन चेंज करके लिखो। कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कार्लाइल इज नोन एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन राजस्थान। कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कार्लाइल इज नोन एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन राजस्थान। 1950 में 1950 में राजस्थान में एक डिपार्टमेंट बनाया गया, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग। कौन सा विभाग बनाया गया बताओ देखे? पुरातत्व एवं संग्रहालय, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम राजस्थान में कब बनाया गया? तो राजस्थान में सारी चीजें जो हैंडल करता है वो कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करता है? पुरातत्व एवं डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम। कब बना? लिखो, ये भी तो याद रहे। अब काम करता कौन है, ये देखता कौन है? 1950 ईस्वी में, इन 1950 एडी, 1950 ईस्वी में, 1950 एडी, 1950 ईस्वी में, 1950 एडी, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना की गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम was established in Rajasthan. Department of Archaeology and Museum was established in Rajasthan. राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना की गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम was established in राजस्थान। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना की गई थी। अब एक एक का पढ़ते हैं ना, ऊपर जो हमने लिखा था ये शुरुआत की बातें। आर्कियोलॉजी का भारत में क्या मोटा मोटा सा है वो पढ़ा हमने। अब अपने एक एक चीज पढ़ते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में पहला सोर्स कौन सा लिखा हमने? अभिलेख। तो लिखो, पहला लिखो अभिलेख। एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। इंस्क्रिप्शंस, अभी हमने पढ़ा कि अभिलेखों के आधार पर भी और इतिहास लिखा जा सकता है। अभी हमने पढ़ा कि एक डिपार्टमेंट है पूरा, और डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी का और म्यूजियम का है। तो मान लो कोई स्टूडेंट ये कह दे कि मैं तो केवल अभिलेखों के बारे में पढ़ूंगा स्ट्रीम में और कुछ भी पढ़ूंगा, अभिलेखों में क्या क्या लिखा हुआ है स्ट्रीम में मेरे को ये जानना है। कोई स्टूडेंट ये ले सकता है, ये स्ट्रीम हो सकती है उसकी। उसको बोलते हैं एपिग्राफी। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? यदि कोई आपका दोस्त कहे कि यार मैं हिस्ट्री में केवल अभिलेख पढ़ता हूं इसके अलावा और कुछ ही नहीं पढ़ता, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? देखो, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एज एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, अभिलेखों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, एपिग्राफी कहलाता है, इज कॉल्ड एज एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, इज कॉल्ड एज एपिग्राफी। अभिलेखों की दो विशेषता है। एक तो अभिलेख तिथि युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? डेट मेंशन होते हैं, डेटेड होते हैं। वो उसमें लिखा जाता है इस तारीख को ये अभिलेख लगवाया गया। अब उस तारीख से हमें पता चलता है कौन सा राजा किस टाइम में था। एक ज्यादातर अभिलेख उसी राजा ने लगवाए हैं जिस राजा ने वो काम करवाया, मतलब उसी टाइम का है जब वो काम हुआ है, कंटेम्प्ररी है। कैसा है अभिलेख है? आज अस्पताल बनाया तो आज ही लगेगा पिलर, आज भजनलाल जी तो भजनलाल जी का पिलर लगेगा। 1000 साल बाद में देखेंगे तो पता चल जाएगा ना इसके टाइम में भजनलाल जी थे। इसका मतलब वो कैसे होते हैं? समसामयिक, समान समय, उसी समय के दूसरे क्या होते हैं?
एक तो ये जिस राजा का है उसी टाइम का अभिलेख है, फिर वो राजा कब था ये भी लिखा हुआ उसमें। तो अभिलेखों से दो चीजें पता चल सकती है, कौन किसके बराबर में था, और इससे क्या पता चलती है, तिथियां लिखो। अभिलेख तिथि युक्त तथा समसामयिक होते हैं। इंस्क्रिप्शंस आर डेटेड एंड कंटेम्पररी। अभिलेख समसामयिक तथा तिथि युक्त तथा समसामयिक होते हैं। इंस्क्रिप्शंस आर डेटेड एंड कंटेम्पररी। अभिलेख समसामयिक तथा तिथि युक्त तथा समसामयिक होते हैं। इंस्क्रिप्शंस आर डेटेड एंड कंटेम्पररी। अभिलेख क्या होते हैं, तिथि युक्त और समसामयिक होते हैं। अभी मैं एक बात बोलते बोलते कह रहा था कि जो शुरुआत के जो अभिलेख हमें वो मिलते हैं ज्यादातर संस्कृत में। किसमें मिलते हैं, बाद वाले जो अभिलेख है वो मिलते हैं फारसी में और राजस्थानी में। कौन कौन सी भाषाओं में, फारसी में और राजस्थान, या तो पर्शियन या कौन सी, अच्छा अंग्रेजी में अभिलेख नहीं मिल रहे, अंग्रेजी में अभिलेख है, इसका मतलब अंग्रेजों का प्रभाव ज्यादा नहीं है यहां पर, उल्टा मुसलमानों वाला आया कि फारसी पॉपुलर हुई, यहाँ पे फारसी के अंदर अभिलेख मिलने लगे, अंग्रेजी के अंदर ज्यादा अभिलेख है नहीं। दो तीन रीजन। पहला रीजन तो अभिलेख ज्यादातर वे हैं जब किसी राजा ने जीत के बाद लगवाए, मैंने वो युद्ध जीता, अंग्रेजों के आने के बाद युद्ध बंद हो गए। अंग्रेज थे व्यापारी, मर्चेंट थे, ट्रेड करना था उनको, और ट्रेड तब हो सकता है जब शांति हो। तो अंग्रेजों ने पहले तो भारत पर राज किया, सब जगह राजा खत्म किए, खुद आए, और खुद आके उन्होंने कहा कि अब हम लड़ाई किसी से भी करेंगे, केवल व्यापार करो, चुपचाप बैठे रहो। राजस्थान भी उन्होंने कब्जा ही नहीं किया, राजस्थान के सारे राजाओं के साथ ट्रीटीज कर ली उन्होंने, तुमसे भी संधि है, तुमसे भी संधि है, तुमसे भी ट्रीटी है, तुमसे भी ट्रीटी है, और उनको कहा आज के बाद तुम्हारी लड़ाई हो तो तुम मत लड़ना, हमें बता देना, हम लड़ेंगे। राजा ने कहा डन, मैं क्यों जाऊं मरने, तू जा। अब मान लो कोटा की लड़ाई बूंदी के साथ होती है, तो कोटा का राजा किसको कहेगा, अंग्रेजों को, बूंदी का राजा किसको कहेगा, तो इसका मतलब कोटा की तरफ से लड़ने कौन जाएंगे, अंग्रेज, बूंदी की तरफ से लड़ने कौन जाएंगे, अंग्रेज, आपस में क्यों लड़ेंगे। इसलिए अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान में कोई लड़ाइयां, अच्छा उन्होंने ये भी कहा कि तुम आपस में लड़ो तो आप पंचायती हम करेंगे, बीच में तुम्हारी मध्यस्थता, मीडिएशन जो करेंगे वो हमारे द्वारा किया जाएगा। तो कोटा बूंदी में छोटा मोटा झगड़ा होता तो सुलझाते भी कौन, तो उन्होंने होने ही नहीं दी, तो खत्म। तो अंग्रेजों का आने के बाद एक तो लड़ाइयां बंद हो गई, तो राजा आप लड़ाइयों वाले अभिलेख लगवाते, वो वैसे समाप्त हो गए। दूसरा, अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया तो अपने अंग्रेजी नहीं आई, अंग्रेजी नहीं आई तो फिर उन्होंने माल, अब फिर अभिलेख किस पे हो सकते हैं, राजा एक बिल्डिंग बनवाता और उसके बाहर लगवाता, तो फिर जब अंग्रेजी उसको आ ही नहीं रही थी तो उसने अंग्रेजी में क्यों लिखवाया, फिर उसको जो आ रही थी उसके अंदर उसने लगवा लिए। तो अपने अभिलेख या तो मिलते हैं संस्कृत में, बाद में फारसी में और राजस्थान। लिखो, प्रारंभ में इनिशियली अभिलेख संस्कृत में लिखे जाते थे। इंस्क्रिप्शंस वर एनग्रेव्ड इन संस्कृत, अभिलेख संस्कृत में लिखे जाते थे। इंस्क्रिप्शंस वर एनग्रेव्ड इन संस्कृत, अभिलेख संस्कृत में लिखे जाते थे। इंस्क्रिप्शंस आर एनग्रेव्ड इन संस्कृत, लेकिन बाद में बट लेटर ऑन अभिलेख फारसी तथा राजस्थानी में भी लिखे जाने लगे थे। अभिलेख फारसी तथा राजस्थानी में भी लिखे जाने लगे थे। इंस्क्रिप्शंस वर एनग्रेव्ड इन पर्शियन एंड राजस्थानी ऑल्सो, इंस्क्रिप्शंस वर एनग्रेव्ड इन पर्शियन एंड राजस्थानी ऑल्सो, अभिलेख फारसी तथा राजस्थानी में भी लिखे जाने लगे थे। Inscriptions are engraved in Persian and राजस्थानी ऑल्सो, अभिलेख फारसी तथा राजस्थानी में भी लिखे जाने लगे थे। हाँ, अलग अलग चेंज है सब में। हाँ? किसने कहा तुम्हें, राजस्थान देवनागरी तो आई आजादी के बाद है, उससे पहले क्या देवनागरी का हमसे लेना देना। हाँ, राजस्थानी को लिपि होती है, ये नहीं पता हमारे लोगों को, तभी मान्यता नहीं मिल रही है ना। आप तो
कोई पुराने अग्रवाल जी की दुकान से, कंप्यूटर पे बिल नहीं निकलना चाहिए, तो अग्रवाल जी जो दुकान खोल के बैठे हो उनसे सामान लेना, और वो हाथ से बिल बना के देंगे, तो पढ़ के बता देना अगले 30 साल में। नहीं चलता ना? क्यों? वो स्क्रिप्ट है। वो क्या है? मुड़िया, मोड़ मोड़ के लिखे हैं जो तुम गोल गोल के बोल रही हो। स्क्रिप्ट कौन सी है? कौन लिख रहे हैं वो स्क्रिप्ट? अग्रवाल जी। अग्रवाल जी क्या काम करते हैं? दुकानदारी। वो महाजन है, इसलिए लिपि कौन सी है? लोकल भाषा में महाजनों को बोलते हैं। इसलिए स्क्रिप्ट कौन सी है? आरपीसी का सवाल है थोड़े दिन पहले का। राजस्थानी की लिपि कौन सी है? क्या लिखा है मैंने? ये क्या है? खरगोश है ये ख है। वो देवनागरी है, तुम जो बोल रही हो ये मुड़िया है। चेंज है। क्या है ये? तो फिर ये क्या है? तो ये क्या है क्या? नहीं पता ना, क्योंकि लिपि अलग है। क्या है? बोल के बताओ। क्यों नहीं बोले जा रहा तुमसे? अलग है ना? हाँ, ये स्क्रिप्ट है। खड़ल खड़ल, फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहना, जब फ्लो करता है पानी बहता है, रेन वाटर है बह रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अच्छा, कई बार कोई स्टूडेंट आकर था सर लाई तो है, फिर मैं इसको ये लिख दूं, इसका मतलब है रुकना। खलल, खलल का मतलब रुकना, मैंने तुम्हारी पढ़ाई में खलल पैदा कर दी, मतलब मैंने तुम्हारी पढ़ाई रोक दी। खलल का मतलब बहना, अपोजिट है। अड़े, तुम पता नहीं बोलती हो कि नहीं बोलती, हम बाकी तमाम लोग कालू नहीं बोलते। कालू, यहीं क्यों तुम? नाली होती कि नाली? गली या गली? अलग अलग। मैं आपको दो वर्ड है, गाल, गाड़। आपको नहीं सर, बस क्लास में ऐसी बातें नहीं है ना, बाहर कर लेना, माइक चल रहा है सर, लाइव हो, निकाल मत देना, बेइज्जती हो जाएगी। यही है, अलग है इन दोनों। अभी साल भर पहले देवनागरी ने माना है कि ये अलग होता है, ये अलग होता है। इतने साल तक देवनागरी कहती थी एक से काम चला लो, हम 1000 साल से करे थे अलग है। ऐसे कैसे कर सकते हो भाई साहब इनको? क्या लिखा हुआ है? पुरानी राजस्थानी में ये लिखा हुआ है, ऊपर वाले औ की मात्रा को ऊ बना देते। कौन ऊपर जाके मात्रा लगाएगा? राठ उड़, राठ उड़, राठ उड़, राठ उड़, राठ उड़ करते करते हिंदी वाले हैं। अब तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। चित्तौड़ है, पर उन्होंने कहा यार ओ मतलब चीत, अब ऊपर ना ना मरने दे रहे, ये कर दे चित्तौड़ ही कर दे अपने, चित्तौड़ 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 करते करते पता नहीं कितने ऐसे अक्षर है जिनको अपने वाले इसी प्रकार से लिख गए। क्या है? मात्राएं अलग से नहीं लिखते, लिख दिया करते। ये मात्राएं तो है, लिख लेते, मात्राएं अपने साथ ही लिख लिया करते। पूरा, पूरी, क्या लिखा हुआ है? अना है ये। पूरी स्क्रिप्ट, पूरा लिटरेचर, पूरी ग्रामर, हिंदी से 1000 साल पहले से। हिंदी कल की भाषा है।
हम बहुत पुराने हैं, इसलिए हिंदी में तो उतने वर्ड्स ही नहीं है जितने हमारे पास है। कैमल कैमल होता है ऊंट, उसके 400 सिनोनिमस है, 400। मतलब आम आदमी भी, छोटे बच्चा ऊंट का जब होता है उसको ऊंट नहीं कहता, गांव में कहते हैं टोडियो। ऊंट नहीं है वो अलग है। बूढ़ा हो जाए तब अलग है, बच्चा तब अलग है, यंग था तब अलग है, सर्दी में अलग है, गर्मी में अलग है, तेज दौड़ता तो अलग है, धीमा दौड़ता तो अलग है, मुंह में पानी आता तो अलग है, नहीं आता तो अलग है। 400 नाम है खाली उसके। ये तुम्हारी हिंदी कहती है कि गाय का बच्चा बछड़ा, और भैंस वाला भी बछड़ा। हम उसको एक टोकड़िया है, एक पार्टी है। हिंदी तो अभी तक ये तय करने के बाद भेड़ के पति को क्या कहेंगे। भेड़ का जो मेल है क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? हमारे है गेटो, मिंडो। ऊंट का जेंडर चेंज कर दो, क्या कहेंगे हिंदी में? ऊंटनी। हमारे है सांड। एग्जैक्टली, मैं तुम्हारी इसी बात पे आ रहा था, वो है सांड। मैं 2 वर्ड बोल रहा हूं, सांड सांड। तुम मेरी साउंड चेक करो, सांड गाय का, सांड सांड ऊंट का, अलग है दोनों। जब मैं सांड बोलता हूं अलग प्रकार का साउंड है, सांड बोलता हूं अलग प्रकार का साउंड है। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, केवल एक ऊपर डंडा खींचा है मैंने, इसका मतलब है कुआ, इसका मतलब होता है वापस आजा। बावड़ी, बहावड़ी है, इस डंडे का मतलब है। यदि कोई दूर जा रहा होता है, मैं जब उसको वापस लूंगा बावड़ जा, मतलब वापस आ जा। वर्ड ही पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। इसलिए क्या ये हम राजस्थानियों से कभी नहीं बोलते, हम पहन लो है खा जाते हैं, है नहीं बोलेंगे। इसलिए आप कभी नहीं बोलते कि हाथों में मेहंदी लगा ली। मम्मी कभी नहीं बोलती पीहर गई है। पापा कभी नहीं बोलते शहर चले गए। और सबसे बड़ी बात ये होते हैं, राजस्थानी में दोनों होते ही नहीं, एक ही होता है। इसलिए आज दिन तक ज्यादातर जो ग्रामीण बच्चे हैं उनसे ये दोनों बोले ही नहीं गए। मैं 36 साल की उम्र ले ली, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि सड़क शिव और षटकोण को अलग अलग कैसे बोलना है। मुझे सड़क ही वैसे बोला जाता है, शिव भी वैसे बोला जाता है, षटकोण ही वैसे बोला जाता है। और जोधपुर वाले भाई बंधुओं के लिए तो ये भी नहीं है। राजस्थानी में हलवा होता है, हलवा उसको बोलते हैं सीरो, जोधपुर वाले बोलते हैं हीरो। मारे हीरो जीवणो हीरो, सलमान खान जिमेगा, शाहरुख खान जिमेगा। सड़क नहीं है, हड़क, हड़क टूटोड़ी है, हड़क। तो सह पूरा किस में बदल जाता है तो अलग है। राजस्थानी की पूरा राजस्थानी का टॉपिक पढ़ेंगे हम, राजस्थानी की लिटरेचर अलग, राजस्थानी की ग्रामर अलग, राजस्थानी की स्क्रिप्ट अलग, सब कुछ अलग है राजस्थानी का। तो पहले जो अभिलेख थे शुरुआत के वो तो किस में लिखे गए? संस्कृत, बाद में किसमें? फारसी और राजस्थान। कल शुरू करेंगे अपने, इतना थोड़ा सा पढ़ गए ना आप, बाकी अब कल देखेंगे।